Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is GIT embryology. तो पहले GIT की एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। GIT की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो GIT की डेवलपमेंट होती है वो तीन पार्ट से होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो GIT की डेवलपमेंट होती है फोरगट से, मिडगट से और हाइंडगट से बनती है। ठीक हो गया। तो जो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इससे क्या क्या पार्ट बनते हैं हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और जो पार्ट फोरगट से बनेगा उसकी सेम आर्टीरियल सप्लाई होगी, सेम नर्व सप्लाई होगी, सेम वीनस ड्रेनेज होगा। तो जो जीआईटी बनती है वो तीन पार्ट से बनती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब फोरगट से क्या बनता है, मिडगट से क्या बनता है, हाइंडगट से क्या बनता है, और इन तीनों पार्ट्स की क्या आर्टीरियल सप्लाई होती है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जो जीआईटी होता है इसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, तीन स्ट्रक्चर से होती है। एक आपका फोरगट होता है, मिडगट होता है और हाइंड गट होता है। ओके। फोर गट, मिड गट और हाइंड गट आता है। क्लियर? ठीक हो गया। अब आपने रट्टा मारना है फोर गट। फोर गट ने क्या क्या पार्ट बनाने हैं। जो फोर गट होता है इसने ईसोफेगस बनाना है, फोर गट ने ईसोफेगस बनाना है, पूरा स्टोमक बनाना है। ठीक हो गया। डूडीनम का डूडीनम बनाना है। अब डूडीनम के टोटल चार पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इसने फर्स्ट और सेकंड का कुछ पोर्शन, यानी डूडीनम का फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन का भी प्रोक्सिमल पार्ट, खास तौर पर जब बाइल डक्ट एंटर होने से पहले वाला पार्ट डूडीनम का, वो बनता है फोरगट से। इसके अलावा इस और क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं फोरगट से। फोरगट से आपका लीवर बनता है, फोरगट से आपका पेनक्रियास बनता होता है। क्लियर? फोर गट से आपका और क्या बनता होता है, पेनक्रियास, बिलियरी सिस्टम आपका फोर गट से बनता होता है, गाल ब्लेडर बनता होता है। तो फोर गट से आपका इसोफेगस बनता है, स्टोमक बन गया, डूडीनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया, लीवर, पेनक्रियास, बिलियरी अपरेटस और गाल ब्लेडर आ जाएगा। जो मिड गट होता है उसने क्या क्या पार्ट्स बनाने हैं। जो मिड गट होता है इसने डूडीनम के सेकंड सेकंड का डिस्टल पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बनाना है डूडीनम का। नंबर टू, जूजिनम बनाना है। ओके। आइलियम बनाना है। इसके अलावा सीकम बनाना है। सीकम के साथ अपेंडिक्स पड़ा होता है, तो जो अपेंडिक्स होता है वो भी मिड गट से बनता है। इसके अलावा आपका असेंडिंग कलोन, वो भी आपका मिड गट से बनता होता है। ठीक हो गया। सेंडिंग कलोन और ट्रांसवर्स कलोन, खास तौर पर ट्रांसवर्स कलोन का प्रोक्सिमल टू थर्ड। तो जो ट्रांसवर्स कलोन होता है उसका प्रोक्सिमल टू थर्ड या आपका मिड गट से बनता होता है। ठीक हो गया। तो ये मिड गट के स्ट्रक्चर आते हैं। इसके बाद आता है हाइंड गट। हाइंड गट ने ट्रांसवर्स क्लोन बनाना है, ट्रांसवर्स क्लोन का डिस्टल वन थर्ड। ओके। डिस्टल वन थर्ड ट्रांसवर्स क्लोन का। इसके अलावा इसके बाद क्या आता है, डिसेंडिंग क्लोन, वो आपका हाइंड गट से बनता होता है। ठीक हो गया। और सिग्मॉइड क्लोन, वो आपका हाइंड गट से बनता होता है। ओके। और रेक्टम बनता होता है और इनल किनाल बनती होती है। ओके। इनल किनाल, खास तौर पर इनल किनाल का वो वाला पार्ट जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर होता है, पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन इससे ऊपर होता है, उस पार्ट की फॉर्मेशन इनल किनाल की हाइंड गट से होती है। जो इससे पार्ट होता है इससे नीचे वाला, उसकी फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होती है। ठीक हो गया। तो ये आपकी जीआईटी की डेवलपमेंट है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो फोर गट से बनते हैं। ओके। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मैं भूल गया, सप्लीन। सप्लीन भी कहाँ से बनती है, फोर गट से बनती होती है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो फोर गट के लिए आर्टीरियल सप्लाई कौन सी है, वो होती है सिलिक ट्रंक। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो जीआईटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है वो होती है एब्डोमिनल अयोटा। यानी जो एब्डोमिनल अयोटा होता है वो जीआईटी के विसरा को सप्लाई करती है। अब एब्डोमिनल अयोटा की तीन ब्रांचेस होती है, सिलिक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। जो सिलिक ट्रंक होता है उसने फोर गट के डेरिवेटिव को सप्लाई करना है, यानी इसोफेगस, स्टोमक, डोडिनम, लीवर, पेनक्रियास, बिलियरी अपरेटस, गाल ब्लैडर, स्प्लीन। ठीक हो गया। जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है उसने मिड गट के स्ट्रक्चर को सप्लाई करना है, और जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है उसने हाइंड गट को इनर्वेट करना है, सप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो ये तो आर्टीरियल सप्लाई मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं, और ये थी आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई। क्लियर? अब हम चलते हैं नर्व सप्लाई पर। अब जो नर्व सप्लाई होती है जीआईटी की, सिंपैथेटिक भी होती है, पैरासिम्पैथेटिक भी होती है और सेंसरी भी होती है। क्लियर? तो पहले हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक,
क्योंकि जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिंपैथेटिक, क्योंकि जीआईटी के दो ही फंक्शन होते हैं, मोटिलिटी को कंट्रोल करना, सिक्रीशंस को कंट्रोल करना। ये दोनों फंक्शन आपका पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जीआईटी की सिक्रीशन को बढ़ाता होता है, सिंपैथेटिक वाला इसको कम कर देता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, क्लियर, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन फोरगट की कहाँ से आती है? ओके, फोरगट की आती है वेगस नर्व के थ्रू, मिड गट की भी वेगस नर्व के थ्रू, लेकिन जो आपका हाइंड गट होता है उसकी आती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेल्विक संप्लैंक्निक नर्व से, पेल्विक संप्लैंक्निक नर्व S2 S3 S4। ठीक हो गया, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ गई है। इसके बाद हम चलते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई, इसके बाद हम चलते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक हो गया, ओके। सिंपैथेटिक सप्लाई, अब जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उसमें दो तरह के नर्व फाइबर आएगी, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक हो गया, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्री गैंग्लियोनिक कहाँ से आती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ पे आती है। ओके, पोस्ट गैंग्लियोनिक का मतलब है जो गैंग्लिया से निकलते हैं। और एक बात रट्टा मार लेना, जीआईटी के केस में जो आपका गैंग्लिया होता है, ओके, वो आपका विसरा के करीब पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया, क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, यानी जीआईटी में जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन होती है वो अपने विसरा के ऊपर ही पड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया, जो प्री गैंग्लियोनिक होती है, कहने का मतलब है प्री गैंग्लियोनिक फोर गट के केस में वो कहाँ से आती है? प्री गैंग्लियोनिक आती है ग्रेटर संप्लैंक्निक नर्व के थ्रू, ग्रेटर संप्लैंक्निक नर्व के थ्रू, यानी जो ग्रेटर संप्लैंक्निक नर्व होती है ये सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करती है फोर गट को, और उसकी रूट वैल्यू क्या है? T5 से लेकर T9 होती है। जो मिड गट है उसके लिए आपकी लेजर संप्लैंक्निक नर्व है। कौन सी नर्व होती है? लेजर संप्लैंक्निक नर्व होती है, उसकी रूट वैल्यू है T10 से लेकर T11 तक। ठीक हो गया, क्लियर। जो आपका कहने का मतलब है हाइंड गट है उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आते हैं वो लंबर संप्लैंक्निक नर्व के थ्रू आते हैं, लंबर संप्लैंक्निक नर्व के थ्रू आते हैं, उसकी रूट वैल्यू L1 L2 आती है। क्लियर, ये समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फोरगट के केस में ये सिलिक गैंग्लिया से राइज करते हैं। ओके, सिलिक गैंग्लियन से राइज करते हैं। मिड गट के केस में सुपीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लिया से राइज करते हैं। और हाइंड गट में कौन सा गैंग्लिया होगा? नाम से लग रहा है इंफीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लिया। क्लियर, ठीक हो गया। जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उसका जीआईटी पे क्या रोल होता है? सिंपैथेटिक सप्लाई मोटिलिटी को, सिक्रीशन को कम करती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है सेंसेशन को कैरी करना। ओके, कि कोई कीमो रिसेप्टर, कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं आ गए, तो सेंसेशन को सेंस करना ये इसका फंक्शन होता है, सिंपैथेटिक का होता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। इसके बाद लास्ट चीज है कि अगर फोरगट के जो विसरा होते हैं उनमें इरिटेशन होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो उनका पेन कैसे रेफर करता है, कहाँ पे रेफर करता है? अगर फोरगट में मसला होगा तो जो पेन होता है वो आपका एपिगेस्ट्रियम में रेफर करता है, एपिगेस्ट्रियम में रेफर करता है। तो लास्ट पॉइंट है रेफर्ड पेन। जो फोरगट के डेरिवेटिव है उनका जो पेन होता है वो एपिगेस्ट्रियम में जाता है। मिड गट का जो विसरा होती है उनका पेन अम्बलाइकल रीजन में जाता है, और जो हाइंड गट होते हैं उनका पेन हाइपोगैस्ट्रियम में जाता है, हाइपोगैस्ट्रियम में जाता होता है। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने सारा बता दिया है जीआईटी की डेरिवेटिव का, तो उसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। जो फोर गट होता है, क्लियर। अच्छा, जीआईटी की डेवलपमेंट फोर गट से होती है, मिड गट से होती है और हाइंड गट से होती है। इसके अलावा फ्रेंजियल आर्चिस से भी होती है, खास तौर पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, थर्ड है और फोर्थ है, ये क्या बनाती है? ये टंग बनाती होती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो फोरगट होती है उसने क्या बनाना है? फोरगट ने इसोफेगस से लेकर डूडिनम के पार्ट को, खास तौर पर जहां पर कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट इसने ओपन होना है, और जो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों ना एक साथ ओपन होती है। और ये कहाँ पे ओपन होती है? डूडिनम के सेकंड पार्ट में ओपन होती है, एट एम्पुला ऑफ वेटर, एट एम्पुला ऑफ वेटर, इसके लेवल पे आके डक्ट ओपन होती है। तो इससे ऊपर वाला पार्ट डूडिनम का वो फोरगट से बना, इससे नीचे वाला पार्ट मिडगट से बना। दैट मीन्स कि जो डूडिनम होता है उसकी दोनों तरफ से इनर्वेशन आती है, यानी जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो फोरगट से रिलेटेड है तो उसकी आर्टीरियल सप्लाई सिलिक ट्रंक से आती है। जो डिस्टल पार्ट होता है वो मिडगट से आता है तो उसकी आर्टीरियल सप्लाई सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। अब यहाँ पे एक और चीज रट्टा मारनी है, फोर्थ से लेकर 6 वीक के दरमियान में, फोर्थ से लेकर 6 वीक के दरमियान में जो स्टोमक होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, 90 डिग्री
क्लॉकवाइज रोटेट करता है। उस 90 डिग्री क्लॉकवाइज की वजह से क्या होता है, ओके, आपने एक चीज रट्टा मारनी है, वो है पी आर। ओके, पी आर इसका मतलब क्या होता है, ओके, इसका मतलब ये है कि जो स्टोमक की राइट साइड होती है वो पीछे चली जाती है, और जो स्टोमक की लेफ्ट साइड होती है वो एंटीरियरली आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो स्टोमक की जब 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, तो जो आपका राइट साइड होता है वो पीछे चला जाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो आगे आ जाता है। मिमोनिक कैसे रट्टा मारना है, पी आर इंटरवल से, यानी जो राइट वेगस होती है जो राइट साइड को सप्लाई कर रही थी, अब वो पीछे वाले पार्ट को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट वेगस होती है लेफ्ट साइड को सप्लाई कर रही थी, लेकिन वो आगे वाले पार्ट को सप्लाई करती है। तो मिमोनिक है पी आर, पी से पोस्टीरियर, आर से राइट। क्लियर। जो मिड गट होता है उसने लोअर डूडिनम से लेकर प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन को बनाना है, यानी एक और एरिया आ गया जिसमें आर्टीरियल सप्लाई दो दो जगह से आएगी। ट्रांसवर्स कोलोन के पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इन दोनों से आपको ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। और याद करना, कोई भी एक पार्ट या एक विसरा का पार्ट जो दो दो जगह से आर्टीरियल सप्लाई लेता होता है, उस एरिया को बोलते हैं वाटर शेड एरिया। वाटर शेड एरिया, ठीक हो गया। अब ये डुअल सप्लाई ले रहा है, लेकिन ये डुअल सप्लाई रिलेटिवली दोनों मिलकर सप्लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पार्ट के अंदर आपको ब्लड फ्लो कम हो गया, एक आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो गया, तो दूसरी आर्टरी कंपनसेट नहीं कर पाती, और इसमें नेक्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसमें वाटर शेड एरिया देखने को मिलता है, कि इसमें दो दो आर्टरीज देखने को मिलती है। जो मिड गट होता है इसमें भी आपको रोटेशन देखने को मिलती है और हर्निएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 वीक के अंदर क्या होता है। 6 वीक के अंदर जो मिड गट होती है जिसने इंटेस्टाइन बनाना है, वो अम्बलाइकस से होती हुई कहाँ चली जाती है, ओके, अम्बलाइकल रिंग के थ्रू। ये आपकी अम्बलाइकल रिंग है, उसके थ्रू अम्बलाइकस में आ जाती है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये है कि जो बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसकी एब्डोमिनल कैविटी छोटी है लेकिन विसरा ग्रो कर रहे हैं, तो जो विसरा होते हैं वो एब्डोमिनल रिंग से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड में चले जाते हैं। लेकिन रट्टा मार लेना, अ, इस तरह के जो हर्निएशन है इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन मतलब 6 वीक के अंदर जो एब्डोमिनल विसरा होते हैं, ओके, वो कहाँ चले जाते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस नहीं होती। ओके, और आपने को चीज रट्टा मार लेनी है कि जो 10th वीक के अंदर ये जो विसराज होते हैं ये वापस चले जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये विसरा वापस नहीं जाते, इनका रिटर्न टू एब्डोमिनल कैविटी, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाते, तो जो फिजियोलॉजिकल हर्निया था, जो आपका फिजियोलॉजिकल हर्निया था, वो क्या बन जाएगा, पैथोलॉजिकल हर्निया बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओम्फैलोसील। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, ओम्फैलोसील। तो ये चीज आ जाती है जब आपका इंटेस्टाइन वापस आ रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के अराउंड रोटेट करता होता है। पहले होती है 270 डिग्री की, मतलब टोटल इसमें जो रोटेशन होती है वो 270 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज होती है। रट्टा मार लेना, स्टोमक के अंदर 90 डिग्री की रोटेशन थी लेकिन वो क्लॉकवाइज थी। लेकिन जो आपका मिड गट होता है उसमें जो रोटेशन होती है 270 की होती है, एंटी क्लॉकवाइज की होती है। जो 180 होती है इसमें से, यानी 270 के मैं दो पार्ट्स करता हूँ, जो 180 की होती है वो 10th वीक से पहले हो जाती है, मतलब जब आपका पार्ट हर्निएट हो रहा था तब हो रही होती है, और जब वो वापिस आ रहा होता है तो वापस हर्निएशन होती है। यानी जो आपकी जो रोटेशन होती है, रोटेशन आपकी फोर गट की या स्टोमक की रोटेशन होती है, वो आपकी 90 डिग्री की होती है और वो क्लॉकवाइज की होती है। क्लियर। जो आपकी मिड गट की रोटेशन होती है वो होती है टू 270 की होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब 270 के दो पार्ट्स करने हैं, 90 और 180। ओके, जो 90 वाली 180 के जो रोटेशन होती है वो आपको 10th वीक से पहले देखने को मिलती है, जब पार्ट हर्निएट कर रहा होता है, जब इंटेस्टिनल पार्ट हर्निएट कर रहा होता है लेकिन फिजियोलॉजिकल होता है। और जो बाकी 90 की होती है वो 10th वीक पे होती है, जब पार्ट आपका मिड गट का पार्ट वापस आ रहा होता है। क्लियर। तो ये बेसिक आपको फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दिया है, फिजियोलॉजी तो नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी है। क्लियर। तो ये चीज समझ आ जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेंट्रल वाल डिफेक्ट। ठीक हो गया, वेंट्रल वाल डिफेक्ट, वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर। ठीक हो गया, ओके। एंटीरियर होता क्या है, जो हमारी एब्डोमेन की दीवार है, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल कैसे बनती है, ओके। सपोज ये आपका कहने का मतलब है, ये एक लैटरल फोल्ड है, एक ये दूसरा लैटरल फोल्ड है, ये दोनों आपके क्या है, लैटरल फोल्ड्स है या लैटरल वाल होती है। जब एक दूसरे के करीब आती है तो ये मिल जाती है और फाइनली क्या बन जाती है, आपकी एब्डोमेन की
एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, यानी अगर आपने एंटीरियर एब्डोमिनल वाल को बनाना है तो दो लैटरल फोल्ड चाहिए, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, फ्यूज होगे और एब्डोमिन वाल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये बेसिक चीज होता है। अगर ये दो दीवारें आपस में करीब ना आई तो जो एब्डोमिनल वाल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब एब्डोमिनल वाल कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो जो विसरा होती है वो हर्निएट कर जाते होती है, बाहर आ जाते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो वेंट्रल वाल डिफेक्ट है, वेंट्रल वाल डिफेक्ट का क्या मतलब है? आपको डिफेक्ट मिलेगा एंटीरियर वाल में, आपको डिफेक्ट मिलेगा एंटीरियर वाल में, यानी जो एंटीरियर वाल है वो क्लोज नहीं हो पाई, एंटीरियर वाल क्लोज नहीं हो पाई। अगर आपकी क्रेनियल या सुपीरियर फोल्ड क्लोज नहीं हुआ, ठीक हो गया, अगर आपका क्रेनियल या सुपीरियर फोल्ड क्लोज नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टर्नम डिफेक्ट होगा। अब आपने इसको ऐसे रट्टा मारना है कि बेबी के अंदर तीन चीजें होती है, एक चेस्ट है, दूसरा एब्डोमिनल चेस्ट वाल है, ओके, एब्डोमिनल वाल है, और तीसरा आपका पेल्विक वाल है। ओके, इन तीन दीवारों ने क्लोज होना होता है। अगर इन तीन दीवार के अंदर वेंट्रल डिफेक्ट आ जाए, यानी अगर आपकी चेस्ट वाल क्लोज नहीं हो पाई, चेस्ट वाल में एंटीरियर डिफेक्ट आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट के अंदर क्या पड़ा होता है? हार्ट पड़ा होता है, तो हार्ट एक्सपोज हो जाएगा, हार्ट स्टर्नम से कवर नहीं होगा, इसको बोलते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। अगर आपका एब्डोमिनल वाल में डिफेक्ट हो गया तो आपके एब्डोमिनल विसरा एब्डोमिनल वाल से कवर नहीं होगे, वो बाहर की तरफ हर्निएट कर जाएंगे। एग्जाम्पल है ओम्फेलोसील। ठीक हो गया। अगर आपकी पेल्विक वाल क्लोज नहीं हो पाई तो उसकी वजह से जो ब्लेडर होता है वो एक्सपोज हो जाएगा, ब्लेडर एक्सपोज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्लेडर एक्सट्रोफी। तो ये तीन डिजीज होते हैं बेसिकली वेंट्रल वाल डिफेक्ट के। चेस्ट वाल क्लोज नहीं हो पाई, एक्टोपिया कॉर्डिस, एब्डोमिनल वाल क्लोज नहीं हो पाई, ओके, ओम्फेलोसील गैस्ट्रोशाइसिस, पेल्विक वाल क्लोज नहीं हो पाई, ब्लेडर एक्सट्रॉफी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारे डिजीज एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर आपका रोस्ट्रल फोल्ड, रोस्ट्रल का क्या मतलब होता है? क्रेनियल या सुपीरियर, सुपीरियर रट्टा मार लो, ओके, और कॉर्डल का क्या मतलब होता है? इंफीरियर होता है। अगर आपका सुपीरियर फोल्ड क्लोज नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टर्नम डिफेक्ट होगा, हार्ट एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपका एब्डोमिनल वाल क्लोज नहीं हुआ, लैटरल फोल्ड ने क्लोज नहीं किया, तो हम फेलोसील होगा और गैस्ट्रोशाइसिस होगा। नंबर 3, अगर आपका ब्लेडर सही से कवर नहीं हुआ तो ब्लेडर एक्स्ट्रॉफी हो जाएगा। क्लियर? अब दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, गैस्ट्रोशाइसिस और अम्फेलोसील। इसके डिफरेंस को हम कवर कर लेते हैं। जो गैस्ट्रोशाइसिस है, गैस्ट्रोशाइसिस में और अम्फेलोसील में क्या होता है डिफरेंस? दोनों में एक बात रट्टा मार लेनी है, दोनों में क्या होती है? हर्निएशन होती है एब्डोमिनल कंटेंट की। गैस्ट्रोशाइसिस में और अम्फेलोसील में दोनों में हर्निएशन होती है एब्डोमिनल कंटेंट की। और ये हर्निएशन क्यों होती है? क्योंकि आपका लैटरल वाल क्लोज नहीं हो पाया। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, एक बात रट्टा मार लेना, जो गैस्ट्रोशाइसिस होता है, ओके, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जो गैस्ट्रोशाइसिस है और आपका ओम्फेलोसील है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिलेगा। जो गैस्ट्रोशाइसिस है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, मतलब ना ही वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर है, ना ही वो एमनियन से कवर है। लेकिन इसको देखोगे ओम्फेलोसील को, ये पेरिटोनियम से भी कवर है, एमनियन से भी कवर है, मतलब जो ओम्फेलोसील होता है ये कवर होता है। क्लियर? कवर होता है, जबकि गैस्ट्रोशाइसिस वाला कवर नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मार लेना, ठीक हो गया, जो गैस्ट्रोशाइसिस है ये अम्बलाइकल कोड के राइट साइड पे है, अम्बलाइकल कोड के राइट साइड पे है, जबकि ओम्फेलोसील थ्रू द अम्बलाइकल कोड है, थ्रू द अम्बलाइकल कोड है, थ्रू द अम्बलाइकल कोड है। तो जो आपका गैस्ट्रोशाइसिस है वो राइट साइड ऑफ अम्बलाइकस में आता है, जबकि ओम्फेलोसील थ्रू द अम्बलाइकस आता है। पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि जो गैस्ट्रोशाइसिस होता है वो पेरिटोनियम से और एमनियन से कवर नहीं होता, लेकिन ओम्फेलोसील इनसे कवर हो जाता होता है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस्ट्रोशाइसिस में मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती और कोई दूसरे डिजीज भी नहीं होते, मतलब पेशेंट को कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज नहीं होती, मतलब गैस्ट्रोशाइसिस में कुछ भी नहीं है, एमनियन भी नहीं है, पेरिटोनियम भी नहीं है और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज भी नहीं है। जब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज नहीं है तो प्रोग्नोसिस भी गुड होता है, गैस्ट्रोशाइसिस मतलब गुड प्रोग्नोसिस। जबकि ओम्फेलोसील में क्या होता है? ओम्फेलोसील में मेम्ब्रेन्स भी है, पेरिटोनियम भी है, एमनियन भी है और क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी है, खासतौर पर ट्राइसोमी 13 और 18 है। ट्राइसोमी 13 का क्या मतलब होता है? 13 का मतलब होता है, ओके, 13 का मतलब होता है पैटियो सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम, और 18 का क्या मतलब होता है? एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसमें क्या मैनिफेस्टेशन होती है वो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके अलावा बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम, जो बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम है इसका मैंने आपको निमोनिक बताया था, WHO,
ओके, यानी इन पेशेंट को विम्स ट्यूमर होते हैं, एच से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और हेमी हाइपरट्रॉफी होती है, हेमी हाइपरट्रॉफी होती है, और ओ से क्या होता है, ओम्फेलोसील आ जाती है। क्लियर? तो ये निमोनिक बताया था। कौन से जीन की म्यूटेशन होती है? WT1 जीन की म्यूटेशन होती है। इसके अलावा ओम्फेलोसील में और दूसरे डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, कार्डिक, जेनिटो यूरिनरी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, पुअर होता है एज कंपेयर टू गैस्ट्रोसाइसिस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते होते हैं कि कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि 6th वीक के अंदर क्या होता है। 6th वीक के अंदर आपका जो कहने का मतलब है इंटेस्टाइन होता है। ओके, इंटेस्टाइन होता है वो आपका अम्बिलिकल कोर्ड में जाता होता है, और जब अम्बिलिकल कोर्ड में एंटर होता है और वो 10th वीक में वापस आ जाता है। पहले मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, यहाँ पर शायद मिस्टेक होगी, कि अगर इंटेस्टाइन का पार्ट रिटर्न नहीं होता, इसको हम फेलोसील नहीं कहते, इसको आप कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। यानी अगर इंटेस्टाइन एब्डोमेन में नहीं आती तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। नॉर्मली जो इंटेस्टाइन होती है वो 6th वीक में जाती है अम्बिलिकल कोर्ड में, और 10th में वापस आ जाती है। अगर वापस नहीं आ पाई तो उसका मतलब है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। ठीक हो गया? ओके, क्लियर? तो ये चीज इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लेना होता है। तो इसमें आपने रट्टा मार लेना है, तो इसमें आपका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि नॉर्मली क्या होती है, आपकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। जब फिजियोलॉजिकल हर्निएशन खत्म हो जाती है, 10th वीक पे खत्म हो जाती है, तो आपका अम्बिलिकल रिंग ने क्लोज होना होता है, अम्बिलिकल रिंग ने क्लोज होना होता है। लेकिन जब अम्बिलिकल रिंग क्लोज नहीं हो पाएगा तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो आपका हर्निएट कर जाएगा। कहाँ पर? अम्बिलिकल कोर्ड में हर्निएट कर जाएगा, अम्बिलिकल कोर्ड में हर्निएट कर जाएगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया। जो कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया होता है ये स्किन से कवर होता है, और ये हर उस कंडीशन जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है उससे बढ़ जाता होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी क्राई करेगा, कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, ओके, स्ट्रेन करेगा, तो उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया होता है। यानी जो अम्बिलिकल रिंग है अंदर से वो क्लोज नहीं हो पाई। अब ये आपको डाउन सिंड्रोम में और कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। तो डाउन सिंड्रोम और कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलती है, और आपको अम्बिलिकल हर्निया आपको देखने को मिलता है, अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलता होता है। जो छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बड़ा डिफेक्ट के लिए आपने सर्जरी करनी होती है। इसके बाद है हमारा ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। जो ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला होता है वो इसोफेजियल एट्रीजिया के साथ प्रेजेंट करता है। ओके, फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला ये होता है कि दो हॉलो विसरा के दरमियान एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होना। ओके, तो फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू हॉलो विसरा, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू हॉलो विसरा, और ये एपिथेलियम से लाइंड होता है, तो इसको बोलते हैं हम फिस्टुला कहते हैं। तो ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला बनेगा और इसोफेगस का पार्ट एट्रीजिया हो जाएगा। एट्रीजिया का मतलब क्या होता है? ल्यूमिन 100% बंद है, ल्यूमिन 100% क्लोज्ड है। नॉर्मल ये एनाटॉमी आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक हो गया? और नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है? गैस्ट्रिक बबल होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस और स्टोमक के अंदर हवा भरी हुई होती है, तो गैस्ट्रिक बबल नॉर्मली पेशेंट में देखने को मिलता होता है। और ये ट्रैकिया है, और ये आपका इसोफेगस है। जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया होता है ये कहाँ से बनता है? ट्रैकिया असल में फोर गट के डायवर्टिकुलम से बनता है। यानी जो फोर गट होती है, फोर गट ने दो पार्ट बनाने हैं, ट्रैकिया भी बनाना है और इसोफेगस भी बनाना है। फिर ट्रैकिया और इसोफेगस, इसके दरमियान में पार्टिशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फूड वाला पार्ट अलहदा और एयर वाला पार्ट अलहदा। लेकिन अगर ये पार्टिशनिंग ना हो पाए, इनके दरमियान एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाए और इसोफेगस का पार्ट आगे से बंद हो जाए, दिस इज कॉल्ड ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेजिया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो जो ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला होता है वो इसोफेजियल एट्रीजिया के साथ प्रेजेंट करता होता है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होती है? मोस्ट कॉमन टाइप होती है कि डिस्टल ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला है और प्रोक्सिमल पार्ट का इसोफेगस का एट्रीजिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है वो ये वाली है। मोस्ट कॉमन टाइप में जो प्रोक्सिमल इसोफेगस होता है, जो प्रोक्सिमल इसोफेगस है वो 100% बंद है, उसका एट्रीजिया है। लेकिन जो डिस्टल इसोफेगस है उसने क्या बना लिया? फिस्टुला बना लिया। किसके साथ? ओके, इसोफेगस के साथ, ट्रैकिया के साथ। ओके, यानी जो प्रोक्सिमल इसोफेगस था वो बंद था, डिस्टल इसोफेगस ने ट्रैकिया के साथ फिस्टुला बना लिया। क्लियर?
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें आपको गैस्ट्रिक बबल आपको देखने को मिलेगा। ओके, गैस्ट्रिक बबल क्यों देखने को मिलेगा? जो एयर होती है वो ट्रैकिया से होती हुई इसोफेगस में चली जाती होती है। ठीक हो गया? तो ये बेसिक मैकेनिज्म आपको मैंने बताया हुआ है। ओके, अगर ये इन यूट्रो हो जाए, ट्रैकियोसेफेगल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेजिया, अगर इन यूट्रो हो जाए मतलब पैदाइशी हो, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होगा? जब इसोफेजियल एट्रेजिया होगा, बेबी आपका एमनियोटिक फ्लूइड को swallow नहीं कर पाएगा। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड को आगे यूज नहीं कर पाएगा, swallow नहीं कर पाएगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड को लाइकर को यूज नहीं कर पाएगा, swallow नहीं कर पाएगा, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? लाइकर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलीहाइड्रोमनियास। तो पोलीहाइड्रोमनियास आपको देखने को मिलता है इसोफेजियल एट्रेजिया वाले पेशेंट में। ठीक हो गया? इसके अलावा और पेशेंट में क्या मिलेगा? न्यूनेट में क्या मिलेगा? न्यूनेट वाला पेशेंट ड्रूल करेगा, सलाइवा की ड्रूलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, सलाइवा की ड्रूलिंग आपको देखने को मिलेगी कि सारी सिक्रीशन इसोफेगस से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऊपर फेरिंग्स में, ओरल कैविटी में जाएगी। और आपको चोकिंग भी देखने को मिल सकती है। चोकिंग मिल सकती है, चोकिंग या वॉमिटिंग हो सकती है विद द फर्स्ट फीड। ओके, चोकिंग कैसे हो सकती है? चोकिंग ऐसे हो सकती है कि अगर फिस्टुला है, फूड खाई है, तो वो इसोफेगस से होते हुए ट्रैकिया में चली गई है, तो उसकी वजह से चोकिंग हो जाती है। क्लियर? या फिर अगर इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट उसका एट्रेजिया है, सारी फूड यहाँ पे जमा होती रहेगी, फिर ये सारी फूड वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर निकलेगी। रट्टा मार लेना, अगर इसोफेजियल एट्रेजिया है, वॉमिटिंग कौन सी होती है? नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है। नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है। नॉन बिलस वॉमिटिंग का मतलब है कि इस वॉमिटिंग का कलर ग्रीन नहीं होगा, इसमें बाइल नहीं होगा, क्योंकि बाइल तो सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम में ऐड होता है। तो इसोफेजियल एट्रेजिया में आपको नॉन बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। नॉन बिलस वॉमिटिंग हर उस कंडीशन में देखने को मिलती है अगर ऑब्स्ट्रक्शन डूडिनम के सेकंड पार्ट से ऊपर है। अगर इससे नीचे है तो फिर आपको बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक हो गया? अब ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला है, उसकी वजह से जो एयर होती है स्टोमक पे एंटर होती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक बबल देखने को मिलता होता है। गैस्ट्रिक बबल देखने को मिलता है, और इस गैस्ट्रिक बबल को चेस्ट एक्सरे पे देखते होते हैं। क्लियर? इसके अलावा पेशेंट को और क्या हो सकता है? जो साइनोसिस होता है वो क्यों होता है? वो लैरिंजोस्पाज्म की वजह से होता है। लैरिंजोस्पाज्म क्यों होता है? सपोज ये आपका ट्रैकियोसेफेगल फिस्टुला बना हुआ है। ठीक हो गया? ओके, तो इसमें जो स्टोमक एसिड है वो आपका डिस्टल इसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? ट्रैकिया और लैरिंग्स में चला जाएगा। लैरिंग्स में जाएगा तो वो लैरिंग्स का स्पाज्म करा देगा। दिस इज कॉल्ड लैरिंजोस्पाज्म। तो लैरिंजोस्पाज्म की वजह से साइनोसिस होती है, यानी लैरिंजोस्पाज्म है। यानी हवा आपके लंग्स में नहीं एंटर हो पा रही, साइनोसिस देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है? इसोफेजियल एट्रेजिया है। जब आप एनजी ट्यूब पास करने की कोशिश करोगे, एनजी ट्यूब स्टोमक तक पहुंचेगी नहीं। आपने चेस्ट एक्सरे किया, एनजी ट्यूब आपका क्वाइल कर गई किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर। तो ये बेसिक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू कि आपने एनजी ट्यूब पास की, एनजी ट्यूब आई, फिर ये क्वाइल होके ऊपर चली गई। तो जो क्वाइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब है ये आपको इसोफेजियल एट्रेजिया में देखने को मिलता है। इसकी एक और टाइप होती है एच टाइप। एच टाइप में क्या होता है? एच टाइप में जो फिस्टुला है वो एच को रिजेंबल कर रहा है, ऐसे रिजेंबल कर रहा है। अब इसमें जो चेस्ट एक्सरे होगा उसमें क्या मिलेगा आपको? गैसलेस एब्डोमेन देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया? ओके, गैसलेस एब्डोमेन किस में होगा? प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया में। ओके, यानी अगर सिर्फ इसोफेगस बंद हुआ पड़ा है और आपका कोई फिस्टुला नहीं है तो उसमें गैसलेस स्टोमक होगा। तो ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला की यहाँ पे 3 टाइप्स को मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली टाइप है प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, जिसमें सिर्फ इसोफेगस तंग है, फिस्टुला नहीं है, उसके अंदर स्टोमक में कोई बबल नहीं होगा। नंबर 2 एच टाइप, इसमें आपको एच टाइप अपीयरेंस देखने को मिलती है। और जो तीसरा है उसमें आपको आपको क्या देखने को मिलती है? क्वाइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब देखने को मिलती है, और गैस्ट्रिक बबल भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये चीज आ जाती है। इसके बाद है इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। एट्रीजिया का मतलब क्या होता है? एट्रीजिया का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको नर्विंग है ये 100% नर्विंग है, और वो पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाया। जब वो पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाया और उसका ल्यूमिन 100% बंद है, इसको बोलते हैं हम एट्रीजिया कहते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल एट्रीजिया है ये बिलस वॉमिटिंग करवाएगा। बिलस वॉमिटिंग का मतलब है ग्रीन वॉमिटिंग होती है, और बिलस वॉमिटिंग हर उस कंडीशन में होती है जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल टू सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम में हो, मतलब बाइल डक्ट डूडिनम में एंटर हो गई है। ठीक हो गया? और पेशेंट को क्या मिलेगा? जब भी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्योंकि एट्रेजिया है वो पार्ट से बना नहीं है, ल्यूमिन 100% बंद है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और ऑब्स्ट्रक्शन में 4 चीजें होती है: पेन, वॉमिटिंग, ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है। ये आपको
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की चीजें देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये 4 चीजें आपने नोट कर लेनी है, खास तौर पर शुरू वाले फर्स्ट 2 डेज में देखने को मिलती है। सबसे पहला है ड्यूडिनल एट्रेजिया। रट्टा मार लेना, अगर ड्यूडिनल एट्रेजिया है आपको डबल बबल साइन देखने को मिलता है। ओके, डबल बबल साइन देखने को मिलता है। डबल बबल साइन आपको देखने को मिलता है। अब जो डबल बबल साइन है इसका मतलब स्टोमक और आपका प्रोक्सिमल डूडिनम ये डायलेट हो गया है। प्रोक्सिमल और आप स्टोमक और डूडिनम डायलेट हुआ पड़ा है। जब दोनों डायलेट हुए पड़े, दिस इज कॉल्ड ओके डबल बबल साइन। ऑब्स्ट्रक्शन तो आगे डूडिनम के आगे है, ठीक हो गया। और ये जो डिजीज होता है ये डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। रट्टा मार लेना, जो डाउन सिंड्रोम से कौन कौन से डिजीज एसोसिएटेड होते हैं जीआईटी में। अगर आपसे पूछे डाउन सिंड्रोम से कौन कौन से डिजीज एसोसिएटेड होते हैं, तो आपने रट्टा मार लेना है। डाउन सिंड्रोम से सबसे पहले था आपका कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया। कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया नंबर 1 ये आ जाएगा। नंबर 2 आपका ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेजिया आ जाएगा। नंबर 3 आपका आ जाएगा डूडिनल एट्रेजिया। डूडिनल एट्रेजिया। नंबर 4 आपका आ जाएगा हर्षप्रंग डिजीज। ये 4 डिजीज होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं पूरी जीआईटी में। तो इसको आपने रूल आउट करना है जब भी पेशेंट को डाउन सिंड्रोम हो। कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, डूडिनल एट्रेजिया, हर्षप्रंग डिजीज है, ठीक हो गया। और डूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन होता है। इसके बाद है जूजिनल एट्रेजिया और आइलियल एट्रेजिया। इसमें ट्रिपल बबल साइन होता है, मतलब स्टोमक भी डायलेट करेगा, डूडिनम भी डायलेट करेगा, जूजिनम भी डायलेट करेगा। ये जूजिनल एट्रेजिया में आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्लोन के अंदर कोई गैस नहीं हो पाती क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ठीक हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। जो डूडिनल एट्रेजिया होता है वो तो मेन इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि डूडिनम के अंदर रीकिनालिजेशन नहीं हो पाई। रीकिनालिजेशन का मतलब है ल्यूमिन को स्टैब्लिश करना। ल्यूमिन स्टैब्लिश ही नहीं हुआ तो उसकी वजह से डूडिनल एट्रेजिया होगा। जो जूजिनल और आइलियल एट्रेजिया होता है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के डिसरप्शन की वजह से होता है। क्योंकि जो जूजिनल और आइलियम होती है ये मिड गट से बनती है, और मिड गट के लिए आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है। तो अगर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में मसला हो गया, मतलब वो अपने ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही, तो स्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। स्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? इंटेस्टाइन का वो पार्ट उसकी रिजॉर्प्शन हो जाएगी, वो पार्ट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो पार्ट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से बोवल आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सपोज आपका ये इंटेस्टाइन था, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट था। ओके, लेट मी शो यू। ये इंटेस्टाइन है, सपोज इस पार्ट पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ओक्लूजन हो गई है, तो ये जो पार्ट होता है ये डैमेज होने के बाद ये पार्ट क्या कर देगा? इसको ओक्लूड कर देगा, ये पार्ट रिजॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। क्लियर। अब ये जो आपका जो डूडिनल एट्रेजिया होता है डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। जो आपका जूजिनल आइलियल एट्रेजिया होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में थिक एंड म्यूकस प्लग होता है, यानी म्यूकस का प्लग काफी थिक एंड होता है। जो थिक एंड म्यूकस प्लग होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा गैस्ट्रोसाइसिस इससे भी एसोसिएटेड होता है। क्लियर। और ये होता, ये तो एसोसिएशन आपको मैंने बता दिया है। अब ये होता क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है? अगर माँ टोबैको स्मोकिंग कर रही है, अगर माँ टोबैको स्मोकिंग कर रही है, बेबी में जाएंगे वो करा देगी, एट्रेजिया करा देगी। या वेजो कंस्ट्रक्टर ड्रग इस्तेमाल कर रही है माँ, जो वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा? आपकी आर्टीरियल सप्लाई कम हो जाती है, यानी टोबैको स्मोकिंग या वेजो कंस्ट्रक्टर उससे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। क्लियर। तो ये आपके रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। इसके बाद है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, जो आपका डूडिनल एट्रेजिया था वो आपका डाउन सिंड्रोम से था। इंटेस्टाइनल एट्रेजिया ये आपका टोबैको स्मोकिंग और कोकेन की वजह से था। जो आपका हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है ये एरिथ्रोमाइसिन यूज की वजह से होता है। यानी अगर प्रेग्नेंट फीमेल एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करती है तो उसमें हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है। सही हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते होते हैं। जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसका मतलब क्या है? अब स्टोमक के जो पार्ट होते हैं ये वाला पार्ट फंडस है, और जो डिस्टल पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरस। अगर पाइलोरस के अंदर स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाए तो वो क्या करेंगे? पाइलोरिक किनाल को बंद कर देंगे। जब पाइलोरिक किनाल बंद हो जाएगी तो जो गैस्ट्रिक आउटलेट है, यानी जो स्टोमक का आउटलेट है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है।
तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होगा, प्रेग्नेंट फीमेल इरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करेगी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से जो पाइलोरस पे स्मूथ मसल है उसकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, यानी पाइलोरस थिकन भी होगा, लेंथन भी हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी भी होगी और हाइपरप्लेजिया भी होगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है और नॉन बिलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है, नॉन बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट करती है 4 से लेकर 6 वीक्स पर। ठीक हो गया। अगर पेशेंट को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ओके, साथ में पेन वॉमिटिंग भी है, पेन और वॉमिटिंग भी है, फिर आपने क्या देखना है, वॉमिटिंग की नेचर को देखना है, वॉमिटिंग की नेचर को देखना है, ओके, कि वॉमिटिंग कैसी है। ठीक हो गया। वॉमिटिंग की नेचर को देखना है। अगर वो नॉन बिलस वॉमिटिंग है, अगर वो नॉन बिलस वॉमिटिंग है, आपने डेज को देखना है। अगर 1 से लेकर 2 दिन में प्रेजेंट कर गया तो वो इसोफेजियल एट्रेजिया है, इसोफेजियल एट्रेजिया होता है। क्लियर? लेकिन अगर वो 4 से लेकर 6 वीक्स पे जाके प्रेजेंट कर रहा है, ओलिव लाइक मैस है, तो इसको बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक हो गया। तो ये आपको बेसिक चीज बता दिया है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। लेकिन अगर पेशेंट है उसको बिलस वॉमिटिंग हो रही है, बिलस वॉमिटिंग हो रही है, ओके, बिलस वॉमिटिंग हो रही है, तो इस केस में आपने क्या करना है, ओके, इस केस में आपने क्या करवाना है, इस केस में आपने चेस्ट का एक्सरे कराना है, और चेस्ट एक्सरे नहीं बल्कि एब्डोमिनल एक्सरे कराना है, एब्डोमिनल एक्सरे कराना है। अगर एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर क्या हो, एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर क्लोन के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है, क्लोन बिल्कुल गैसलेस है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्लोन से पहले वाले पार्ट में है, मतलब पेशेंट को आइलियल जूजिनल एट्रेजिया है, आइलियल जूजिनल एट्रेजिया है। लेकिन अगर पेशेंट में गैस क्लोन के अंदर है, गैस है क्लोन के अंदर, लेकिन क्लोन के प्रोक्सिमल पार्ट में है, डिस्टल पार्ट में कोई गैस नहीं है, नो गैस इन डिस्टल पार्ट, तो आपने रूल आउट करना है हर्शप्रंग डिजीज को। ठीक हो गया। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यानी अगर पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेन है, वॉमिटिंग है, आपने कहने का मतलब है वॉमिटिंग की नेचर को देखना है। अगर बिल्लस वॉमिटिंग है 1 से लेकर 2 दिन है तो आपने इसोफेजियल एट्रेजिया को रूल आउट करना है, जिसमें सलाइवा की ड्रोलिंग साइनोसिस देखने को मिलती है, इसोफेजियल एट्रेजिया। 4 से लेकर 6 वीक्स में है तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को रूल आउट करना है। अगर बिल्लस वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल एक्सरे कराना है। अगर एब्डोमिनल एक्सरे पर गैसलेस क्लोन है तो आइलियल जूजिनल एट्रेजिया को रूल आउट करना है। और आइलियल जूजिनल एट्रेजिया में क्या होता है, इसमें आपको ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता है, ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। क्लियर? इसके अलावा अगर बिलनेस वॉमिटिंग है, आपने एब्डोमिनल एक्सरे किया है, एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, अगर एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर आपको टारगेट साइन मिल रहा है, टारगेट साइन ऐसे होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में घुस गया है, तो आपने किसको रूल आउट करना है, इनटू ससेप्शन को रूल आउट करना है। इनटू ससेप्शन का मतलब है टीरोस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट इनटू अनदर पार्ट। तो ये बेसिक स्केच आपको मैंने बना दिया है। तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होती है, इन्फेंट में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कराती होती है। पेशेंट को क्या होगा, पाल्पेबल ओलिव शेप मैस होगा, ओके, ओलिव शेप मैस क्या होगा, स्टोमक की डायलिटेशन आपको देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि पाइलोरस में जो स्फिंक्टर है उसकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो गया और पेशेंट में विजिबल पेरिस्टालसिस होती है जो कि लेफ्ट से लेकर राइट में जा रही है। लेफ्ट में स्टोमक होता है, राइट साइड पर डूडेनम होता है। पेशेंट में नॉन बिलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है फोर्सफुल आती है। क्लियर? ये फर्स्ट बोर्न मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, मैक्रोलाइट लाइक इरिथ्रोमाइसिन के एक्सपोजर की वजह से होता है। और इरिथ्रोमाइसिन होती है प्रेगनेंसी में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, प्री टर्म लेबर में इस्तेमाल होती है। अब एक पेशेंट है उसको क्या देखने को मिलेगा, ओके, अब बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, वॉमिटिंग की वजह से गैस्ट्रिक जूस लॉस हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस लॉस हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन गया क्लोराइड गया, जब हाइड्रोजन गया क्लोराइड गया तो पेशेंट में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगी, हाइपोक्लोरीमिक होगी, जब प्रोटॉन कम होंगे तो पोटेशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, ओके। और आपका जब वॉमिटिंग कर रहे हो तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाती है, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो पाइलोरस की थिकनिंग और लेंथनिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये बेसिक चीज आपको मैंने बता दी है। ट्रीटमेंट किया है रैमस्टीड पाइलोरोमायोटोमी, रैमस्टीड पाइलोरोमायोटोमी, कि आप उस एक्स्ट्रा स्फिंक्टर को काट दो,
क्लियर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्टोमक का बबल आपको देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। यस, इसमें स्टोमक का बबल आपको देखने को मिलता होता है, लेकिन ड्यूडिनम के अंदर बबल नहीं होता। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेट मी राइट यू इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो हम लिख लेते हैं। अगर स्टोमक के अंदर कोई बबल नहीं है, अगर कोई स्टोमक में बबल नहीं है, तो आपने किस डिजीज को रूल आउट करना है? आपने रूल आउट करना है, ओके, प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, प्योर एसोफेजियल एट्रेजिया। इसके अलावा हाइटल हर्निया, इसमें भी स्टोमक के अंदर बबल नहीं आ पा रहा। क्लियर। नंबर टू, अगर सिंगल स्टोमक बबल है, सिंगल स्टोमक बबल है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो आपको देखने को मिलता होता है सिंगल स्टोमक बबल। ये आपको किस में देखने को मिलता है? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। ओके, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर अगर आपको डबल बबल साइन मिल रहा है, डबल बबल साइन मिल रहा है, डबल बबल साइन मिल रहा है, तो आप कहाँ पे जाओगे? डबल बबल साइन का मतलब है डूडिनल एट्रेजिया है, डूडिनल एट्रेजिया है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, डूडिनल एट्रेजिया है। और लास्ट में आपका ट्रिपल बबल साइन है, वो आपको देखने को मिलता होता है किस कंडीशन के अंदर? ट्रिपल बबल साइन आपको जूजिनल और आइलियल एट्रेजिया में होता है, जूजिनल और आइलियल एट्रेजिया में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट मैंने बता दिया है। कोई स्टोमक बबल नहीं है, सिंगल है तो हाइपरट्रॉफिक है, डबल है तो डोडिनल एट्रेजिया, ट्रिपल है तो जूजिनल आइलियल एट्रेजिया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियास और स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी। ओके, जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास ये आपका फोर गट से बनता होता है। पेनक्रियास कहाँ से बनता होता है? फोर गट से बनता होता है। ठीक हो गया। स्प्लीन ये भी फोर गट से बनती है, लेकिन फोर गट की मिजेंट्री से बनती है। ठीक हो गया, मिजेंट्री से बनती है, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन से बनती होती है। अब जो पेनक्रियाज होते हैं उसके दो बड होते हैं, वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड और डोर्सल पेनक्रियाटिक बड। जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड होता है उससे बनता है अनकिनेट प्रोसेस, जो कि हेड वाला पार्ट होता है। हेड के साथ एक प्रोजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं अनकिनेट प्रोसेस। और जो आपका डोर्सल और वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है, ये दोनों मिलके पेनक्रियाटिक हेड और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। तो पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक हेड कहाँ से बनेगा? दोनों बर्ड्स को मिलाने से। ओके, और डक्ट भी दोनों को मिलाने से बनती है। ठीक हो गया। जो डॉर्सल वाला होता है वो पीछे पड़ा होता है, वेंट्रल वाला आगे पड़ा होता है। लेकिन अगर ऐसा क्या हो, अगर आपका कहने का मतलब है नॉर्मली जो आपका वेंट्रल वाला होता है वो आगे पड़ा हुआ होता है, उसने पीछे आना होता है, उसने रोटेट होके डोर्सल के साथ मिक्स होना होता है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड है जो कि आगे पड़ा हुआ था, अगर वो रोटेट होके पीछे नहीं आएगा, तो उसकी वजह से एनुलर पेनक्रियास बन जाएगा। तो एनुलर पेनक्रियास में क्या होता है? वेंट्रल पेनक्रियाटिक बट उसकी रोटेशन नहीं हो पाती। जब उसकी रोटेशन नहीं हो पाती, तो यानी ये आपका डूडिनम है, ये आपका डूडिनम है, और डूडिनम के एक आगे एक पार्ट पड़ा हुआ है पेनक्रियास का, डूडिनम के पीछे एक पार्ट पड़ा हुआ है। आगे वाला वेंट्रल है और पीछे वाला डोर्सल है। अब ये चूंकि नहीं आ पाए, वेंट्रल वाला पीछे नहीं आ पाया, तो वेंट्रल वाला उसी जगह पे पड़ा पड़ा ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? डोर्सल वाले के साथ फ्यूज कर जाएगा, और ये डूडिनम को जिस तरह एक रिंग होती है वैसे इनक्लोज कर लेगा। खास तौर पर सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम को इनक्लोज कर लेगा। जब सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम को इनक्लोज कर लेगा, तो उसको क्या करेगा? कंप्रेस करना शुरू कर देगा। जब कंप्रेस करना शुरू करेगा तो पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होती है, और वॉमिटिंग यूजुअली बिलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। ओके, बिलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती होती है, और ये भी डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। तो ये डिजीज भी किससे एसोसिएटेड होता है? डाउन सिंड्रोम से। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम में आपको एनुलर पेनक्रियास भी देखने को मिलता है, एनुलर पेनक्रियास भी देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये एसोसिएशन आपको बता दिया। इसके बाद है पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक डिविजम। पेनक्रियाटिक डिविजम के अंदर क्या है? वेंट्रल और डोर्सल पार्ट फ्यूज ही नहीं हो पाए। पहले वाले पार्ट में एनुलर पेनक्रियास में ये दो पार्ट फ्यूज तो हो गए थे, लेकिन डूडिनम को इन्होंने सराउंड कर लिया था। लेकिन पेनक्रियाटिक डिविजन में क्या होगा? ये पार्ट बिल्कुल फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे और दो अलग पेनक्रियास हो जाते हैं। नॉर्मली जो फ्यूजन होती है वो 7th वीक पे देखने को मिलती है, लेकिन जब ये फ्यूज नहीं हो पाएंगे तो एक दो पेनक्रियास बन जाएंगे। ठीक हो गया। एक आगे पड़ा होगा
ड्यूडेनम के एक पीछे पड़ा होगा, ये भी क्या करवा सकती है। ये नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होती है, मोस्ट कॉमन अनॉमली होती है, ये यूजुअली कुछ नहीं कराते या फिर पेनक्रेटाइटिस करवा देते होते हैं, जिसकी वजह से आपको पेनक्रेटाइटिस की वजह से आपको पेन देखने को मिलता है। पेनक्रेटाइटिस में कौन सा पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। पेशेंट कहेगा मुझे एपिगैस्ट्रिक पेन है, और ये एपिगैस्ट्रिक पेन बैक पे रेडिएट कर रहा होता है, तो ये पेनक्रेटाइटिस का होता है। स्प्लीन होती है, ये भी फोर गट से बनती है, लेकिन फोर गट की मिजेंट्री से बनती है। मिजेंट्री क्या होती है, पेरिटोनियम लाइनिंग्स होती है, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ती है। खास तौर पर स्टोमक, जो स्प्लीन होती है स्टोमक से पीछे पड़ी होती है, और पेरिटोनियम का वो वाला पार्ट जो स्टोमक के पीछे पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। तो जो स्प्लीन होती है वो मीजोडर्म से या आ, आपका मिजेंट्री से निकलती होती है, लेकिन चूंकि फोरगट से निकली है तो उसकी आर्टीरियल सप्लाई भी सिलिक ट्रंक से आती है, जो कि स्प्लीनिक आर्टरी होती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ये बेसिक आपको क्लियर। तो ये हमारी एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। इसके बाद हमारा कहने का मतलब है, ये पेनक्रियास को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये एम्ब्रियोलॉजी आ गई है। इसके बाद हमारा एनाटमी वाला पोर्शन है, एनाटमी वाला पोर्शन है। ओके, तो एनाटमी वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर स्टार्ट इसने पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन से कर दिया है। ओके, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन वगैरह से कर लिया है। ओके, ठीक हो गया। तो पहले आपको बेसिक चीज बता दूं, जो जीआईटी होती है, जीआईटी माउथ से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती होती है, ये एनस तक जाती होती है। ठीक हो गया। अब जो जीआईटी होती है ये माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती होती है, माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है। अब मैं जीआईटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। जीआईटी के मैं दो पार्ट्स बनाने वाला हूँ, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी। अब इनके लिए जो एक लैंडमार्क होता है वो लिगामेंट ऑफ टीड्स होता है। पता नहीं यहाँ पर मैं लिगामेंट ऑफ टीड्स दिखा पाऊँ या नहीं, यहाँ पर बना ही नहीं है। ओके, तो एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऑफ टीड्स। जो लिगामेंट ऑफ टीड्स होता है ये असल में एक डायाफ्राम का पार्ट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो हम जीआईटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जीआईटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक हो गया। अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी। जो अपर जीआईटी होती है वो माउथ से लेकर, अपर जीआईटी माउथ से लेकर लिगामेंट ऑफ टीड्स तक होती है, लिगामेंट ऑफ टीड्स तक होती है। लिगामेंट ऑफ टीड्स डायफ्राम का एक पार्ट होता है। ठीक हो गया। तो माउथ से लेकर लिगामेंट ऑफ टीड्स वहां तक अपर जीआईटी होती है, और जो लोअर जीआईटी होती है वो लिगामेंट ऑफ टीड्स से लेकर, ओके, कहाँ, लिगामेंट ऑफ टीथ से लेकर इनस तक होती है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, अगर अपर जीआईटी की जो ब्लीडिंग होती है, यानी अगर जो अपर जीआईटी की ब्लीडिंग होती है वो उन स्ट्रक्चर से राइज करती है जो माउथ से लेकर लिगामेंट ऑफ टीथ तक होते हैं, तो अपर जीआई ब्लीड का मतलब है ब्लीडिंग अगर माउथ से लेकर लिगामेंट ऑफ टीथ इनके दरमियान वाले स्ट्रक्चर से राइज कर रही है तो उसको अपर जीआई ब्लीड कहते हैं। यानी जो अपर जीआई ब्लीड होती है वो क्या होती है, अपर जीआई ब्लीड प्रोक्सिमल होती है, क्लियर, लिगामेंट ऑफ टीथ से। और जो लोअर जीआई ब्लीड होती है ये डिस्टल होती है, ओके, लिगामेंट ऑफ टीथ से। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अपर जीआई ब्लीड है पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है हेमाटोमिसिस और मलीना के साथ, हेमाटोमिसिस और मलीना के साथ। और जो लोअर जीआई ब्लीड होती है पेशेंट प्रेजेंट करता होता है हेमाटोचीजिया के साथ, जिसको फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग कहते होते हैं, फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग कहते होते हैं। ठीक हो गया। बाकी मैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारे, क्लियर। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा। अब हम बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो लेट मी शो यू। तो ये आपके विसरा सारे आ जाते हैं, ये आपके सारे क्या है, विसरा आपके आ गए हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेरिटोनियल कैविटी से बाहर पड़े होते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे पड़े हुए हैं। ओके, पेरिटोनियल कैविटी से जो पीछे पड़े होते हैं उनको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल, यानी जो पेरिटोनियम से पीछे पड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो पेरिटोनियल लाइनिंग है वो ये पेरिटोनियल लाइनिंग है, ये आपकी पेरिटोनियल लाइनिंग है। सही हो गया, जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ओके, क्लियर। जो भी विसरा आपकी पेरिटोनियल कैविटी में नहीं होता बल्कि पेरिटोनियल कैविटी से पीछे होता है उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब क्या है, जो आपके जीआईटी के विसरा होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे विसरा जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होते हैं, जो आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होते हैं। और कुछ ऐसे विसरा होते हैं जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं होते, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे पड़े हुए होते हैं। जो पेरिटोनियल कैविटी के विसरा होते हैं अगर ये विसरा डैमेज हो गए तो इनका सारा जो कंटेंट होता है वो पेरिटोनियम में जाएगा। मतलब अगर ये विसरा डैमेज होते हैं
अगर कोई ट्रॉमा होता है तो उस केस में जो सिक्रीशंस होती है, फ्लूइड होता है, वो पेरिटोनियम में जाएगा। जब वो पेरिटोनियम में जाएगा तो वो पेरोटिनाइटिस करवा देगा। और अगर रिट्रोपेरिटोनियल विसरा डैमेज होते हैं तो उस केस में जो आपका ब्लड होता है वो कहाँ जमा हो जाएगा, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। ठीक हो गया। और रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जब हीमाटोमा कोलेक्ट होता है तो वो 3 तरीकों के जरिए प्रेजेंट करता है, 3 तरह के ब्रूजेस करवाता है। ओके, ये आपने एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में पढ़ा होगा। ठीक हो गया, हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस वाले में। ओके, 3 साइंस आपको देखने को मिलते हैं जब भी रिट्रोपेरिटोनियल विसरा की ब्लीडिंग होती है, हीमाटोमा होता है। एक होता है आपका कलन साइन, ग्रे टर्नर साइन। ओके, और तीसरा आता है फोक्स साइन। यानी जब भी रिट्रोपेरिटोनियल विसरा की ब्लीडिंग होती है आपको 3 साइंस देखने को मिलते हैं, कलन साइन, ग्रे टर्नर साइन और फोक्स साइन। कलन साइन के अंदर जो ब्रूज होता है, डिस्कलरेशन होती है, वो किसकी होती है, वो अम्बलाइकस की होती है। ग्रे टर्नर के अंदर फ्लैंक की होती है और फोक्स के अंदर इंग्वानल रीजन की होती है। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना है। अब कौन से रिट्रोपेरिटोनियल विसरा होती है, उसका निमोनिक है सैट पक्कर। ओके, एस से सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड होती है। नंबर 2, ए से अयोर्टा और इंफीरियर वेना कैवा, जो आपकी बड़ी बड़ी वैसल है। नंबर 3, डूडिनम। ओके, डूडिनम का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट याद करना। जो डूडिनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इंट्रापेरिटोनियल है, सेकंड का फर्स्ट हाफ इंट्रापेरिटोनियल है, सेकंड का डिस्टल पार्ट रिट्रोपेरिटोनियल है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट वो भी रिट्रोपेरिटोनियल है। पेनक्रियास रिट्रोपेरिटोनियल है लेकिन टेल नहीं होती, यूरेटर रिट्रोपेरिटोनियल है। क्लोन का डिसेंडिंग और असेंडिंग ये रिट्रोपेरिटोनियल है। जबकि आपका सिग्मोइड क्लोन, ओके, सिग्मोइड क्लोन और ट्रांसवर्स क्लोन ये पेरिटोनियम के अंदर इनक्लोज होता है, जिसको बोलते हैं मीजोक्लोन। ऐसी मिजेंट्री को क्या बोलते हैं, मीजोक्लोन कहते हैं। इसके बाद किडनी है, यूरेटर, सुप्रारीनल ग्लैंड, इसोफेगस, इसका थोरेसिक पोर्शन। इसोफेगस के 3 पोर्शन होते हैं। सर्वाइकल पोर्शन तो आपका नेक में होता है, थोरेसिक पोर्शन थोरेसिक कैविटी में होता है और थोड़ा सा एब्डोमेन में भी आता है। और जो एब्डोमिनल पोर्शन है वो मिजेंट्री के अंदर होता है और रेक्टम पार्शियली आपका देखने को मिलता है। उम्मीद है कि मैंने समझा दिया है। इसके बाद हम चलते हैं लिगामेंट्स। ओके, अब ये लिगामेंट्स क्या बला होती है। ओके, ठीक हो गया। तो पहले तो मैंने आपको रेट्रोपेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं। एक लिगामेंट आपने बोन के अंदर पढ़े थे, एक लिगामेंट आपने बोन के अंदर पढ़े थे, लेकिन ये बोन वाले लिगामेंट नहीं है, ये जीआईटी के लिगामेंट्स हैं। जो जीआईटी के लिगामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये असल में पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस होती है, पेरिटोनियल कवरिंग होती है या पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन होती है, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ जोड़ देती है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ या दीवार के साथ जोड़ देती है, तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। ठीक हो गया। अब मैं आपको सारे लिगामेंट्स बताने वाला हूँ। ये आपका लीवर है, क्लियर, और ये आपका क्या है, स्टोमक है। अब लीवर और स्टोमक, यहाँ पर एक लिगामेंट्स आ जाएगा, यानी लीवर और स्टोमक, इसके दरमियान में जो लिगामेंट होगा उसको बोलते हैं हिपैटोगैस्ट्रिक। तो ये आ गया आपका हिपैटोगैस्ट्रिक। जो आपका हिपैटोगैस्ट्रिक वाला यानी वो पेरिटोनियम की कवरिंग जो स्टोमक को किससे जोड़ रही है, लीवर से जोड़ रही है, तो उसको बोलते हैं हिपैटोगैस्ट्रिक। और वो पेरिटोनियल कवरिंग जो लीवर को जोड़ रही है डूडिनम के साथ। ओके, लीवर को जोड़ रही है किसके साथ, डूडिनम के साथ। ओके, ये आपका पार्ट डूडिनम है। ठीक हो गया। तो जो रिफ्लेक्शन डूडिनम से जोड़ रही है, डूडिनम यहाँ पे क्लियर दिखाया हुआ नहीं है, डूडिनम ये वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं हिपैटोडूडिनल। तो स्टोमक को लीवर के साथ जोड़ने वाला हिपैटोगैस्ट्रिक, स्टोमक का डूडिनम से जोड़ने वाला हिपैटोडूडिनल। और हिपैटोडूडिनल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनको मिला के कहते हैं पोर्टल ट्राइड। उनको क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी 3 चीजें होती है पोर्टल ट्राइड में, हिपैटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है और बाइल डक्ट होते हैं। हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन है और कॉमन बाइल डक्ट होती है। क्लियर, ये 3 चीजों को पोर्टल ट्राइड कहते हैं। इसके अलावा एक लिगामेंट होता है जो स्टोमक को स्प्लीन से जोड़ेगा, गैस्ट्रोस्प्लेनिक। एक लिगामेंट है जो स्प्लीन को किडनी से जोड़ेगा, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। एक लिगामेंट है जो लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से जोड़ेगा, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से जोड़ता है। इस डायग्राम के अंदर ये रहा आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से जोड़ता है। अब जो होता है इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंट
टेरिस हेपेटिस, लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। जो लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस होता है ये अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट होता है, अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट होता है। ठीक हो गया। जो अम्बलाइकल यानी जो फीटल सर्कुलेशन में अम्बलाइकल आर्टरी होती है और अम्बलाइकल वेन होती है। अम्बलाइकल वेन लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस बनाती है और जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो कुछ रिफ्लेक्शंस बना देती है पेरिटोनियम के। क्लियर? तो ये समझ लेना है। इसके अलावा पेटेंट पैराम्बलाइकल वेन ये भी आपको देखने को मिलती है। अब ये पैराम्बलाइकल वेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका कहने का मतलब है लीवर की सिरोसिस हो जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, तो आपको पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग देखने को मिलती है और ये पैराम्बलाइकल वेन काफी ज्यादा डायलेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कैपुट मेडुसी। ओके, कैपुट मेडुसी करवा देती है। ओके, और जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है वेंट्रल मिजेंट्री से आता है। रट्टा मार लेना, जो डोर्सल मिजेंट्री है, जो डोर्सल मिजेंट्री है उससे क्या बनता था? डोर्सल मिजेंट्री से आपका सप्लीन बनता होता है, डोर्सल मिजेंट्री से सप्लीन बनता होता है। वो जो वेंट्रल मिजेंट्री है उससे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बनती है, हेपेटोडूडिनल लिगामेंट बनता है, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट बनता है। इसके अलावा जो डोर्सल मिजेंट्री है उससे आपका गैस्ट्रोकोलिक, गैस्ट्रोसप्लीनिक और सप्लीनोरीनल लिगामेंट है। ये आपको लिगामेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। क्लियर? तो लेट मी शो यू, हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं जो मिजेंट्री होती है उससे क्या क्या चीजें बन रही है। जो मिजेंट्री होती है आपने इसको दो में डिवाइड करना है। ओके, ठीक हो गया। एक होती है वेंट्रल मिजेंट्री, एक होती है डोर्सल मिजेंट्री। डोर्सल मिजेंट्री से कौन सा विसरा बनता है? डोर्सल मिजेंट्री से आपका सप्लीन बनती है। और डोर्सल मिजेंट्री से कौन से लिगामेंट बनते हैं? सप्लीन से रिलेटेड लिगामेंट। वो कौन से होते हैं? गैस्ट्रोसप्लीनिक और सप्लीनोरीनल और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ओके, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट होता है जो कि स्टोमक को कोलोन से जोड़ता है। सप्लीनोरीनल आता है और आपका आ जाएगा गैस्ट्रोसप्लीनिक आ जाएगा, गैस्ट्रोसप्लीनिक आ जाएगा। क्लियर? जो वेंट्रल मिजेंट्री है उससे आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनता है और आपका और कौन सा लिगामेंट बनता है? हेपेटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडूडिनल, हेपेटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडूडिनल, हेपेटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडूडिनल लिगामेंट बनते हैं। तो ये डेरिवेटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो हिपैटोडूडिनल होता है लीवर को डूडिनम से जोड़ता है, इसमें पोर्टल ट्रायड होती है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। वेंट्रल मिजेंट्री से बनता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? अब जो पोर्टल ट्रायड होता है, पोर्टल ट्रायड में क्या होता है? पोर्टल ट्रायड में क्या होता है? हिपैटिक आर्टरी होती है, वो पोर्टल वेन होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई लीवर का ट्रॉमा होगा, ओके, यानी एक पेशेंट है जिसको ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, खास तौर पर राइट अपर क्वाड्रेंट में हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा? लीवर का ट्रॉमा होगा, लीवर रप्चर कर जाएगा। जब लीवर ट्रॉमा होगा पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होगी जो कि पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है। उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? उसको रोकने के लिए आप हिपैटोडूडिनल लिगामेंट को कंप्रेस करोगे। उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? आप हिपैटोडूडिनल लिगामेंट को कंप्रेस करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी है और इस कंप्रेशन को बोलते हैं हम, इस कंप्रेशन को बोलते हैं हम प्रिंगल मैन्यूवर। तो प्रिंगल मैन्यूवर के अंदर क्या करते हैं? प्रिंगल मैन्यूवर के अंदर हम इस लिगामेंट को मैनुअली कंप्रेस करते हैं या वास्कुलर क्लैम्प से कंप्रेस करते हैं ताकि पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो कम से कम हो। ठीक हो गया? एज कंपेयर टू आउटफ्लो। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा जो हिपैटोडूडिनल लिगामेंट होता है ये ओमेंटल फोरामिना को भी ओवरलाई करता होता है। ओमेंटल फोरामिना, अब ओमेंटल फोरामिना क्या होता है? ओमेंटल फोरामिना वो सुराख होता है जहां से आपका ग्रेटर ओमेंटम लेजर ओमेंटम से कंटिन्यू हो जाता है। ओके, ग्रेटर ओमेंटम किससे कंटिन्यू हो जाता है? लेजर ओमेंटम से। अब यहाँ पे डायग्राम ही नहीं है तो उसको समझाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। क्लियर? लेकिन रफली अगर मैं जूम करता हूँ, ओके, ये मैं जूम करता हूँ तो ये हेपेटोडूडिनल लिगामेंट है। यहाँ पर पोर्टल ट्रायड होता है। अब रट्टा मार लेना, स्टोमक से पीछे वाला जो पेरिटोनियल कैविटी है, ओके, यानी जो पेरिटोनियल कैविटी है, याद करना पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होता है। पेरिटोनियल कैविटी का वो वाला पार्ट जो स्टोमक से पीछे पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल स्टोमक से पीछे पड़ा हुआ है, उस पार्ट को बोलते हैं लेजर सैक। यानी पेरिटोनियल कैविटी का वो वाला पार्ट जो स्टोमक के पीछे पड़ा हुआ है उसको लेजर सैक कहते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर सैक। ओके, ये पेरिटोनियल कैविटी के पार्ट होते हैं। लेजर सैक और ग्रेटर सैक इनको जोड़ने वाला आपका आता है ओमेंटल फोरामिना। ओके, ओमेंटल
फोरामिना, ठीक हो गया। और ओमेंटल फोरामिना किसके करीब पड़ा होता है? वो पड़ा होता है हेपेटोडुडिनल लिगामेंट के। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस आपको मैंने बता दिया है, हेपेटोडुडिनल लिगामेंट की। ओके, अब ओमेंटल फोरामिना इसको हम बोलते हैं एपीप्लॉइक फोरामिना, एपीप्लॉइक फोरामिना, या इसको हम फोरामिना ऑफ विंस्लो भी कहते होते हैं, ठीक हो गया। ओके, क्लियर। तो जो आपका कहने का मतलब है, जो आपका फोरामिना ऑफ विंस्लो है, ओमेंटल फोरामिना है, इसके एंटीरियरली क्या पड़ा होता है? इसके एंटीरियरली आपको पोर्टल ट्रायड देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है। और जो आपका हिपैटोडुडिनल है और हिपैटो गैस्ट्रिक है, इन दोनों को मिला के हम लेजर ओमेंटम कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक पेरिटोनियल कैविटी के बारे में बात की है, वो लेजर सैक ग्रेटर सैक है। दूसरा पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है उसकी बात की है, वो लेजर ओमेंटम है, वो ग्रेटर ओमेंटम है। जो लेजर ओमेंटम होता है वो हिपैटोडुडिनल और हिपैटोगैस्ट्रिक है, और जो ग्रेटर ओमेंटम है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक हो गया, क्लियर। जो हेपेटोगैस्ट्रिक होता है लीवर को लेजर कर्वेचर से जोड़ता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें गैस्ट्रिक वेसल्स आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है आपको? गैस्ट्रिक वेसल्स आपको देखने को मिलती होती है। गैस्ट्रिक वेसल्स में एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी होती है। अब जो आपका हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है, ये ग्रेटर और लेजर सैक को सेपरेट करता है राइट साइड पर, ठीक हो गया। अगर आपने लेजर सैक में एंटर होना है तो आपने इसको कट करना होता है। और जो हेपेटोगैस्ट्रिक होता है वो लेजर ओमेंटम का पार्ट होता है, जस्ट लाइक हेपेटोडुडिनल। जो गैस्ट्रोकोलिक है ये बहुत बड़ा एक पेरिटोनियम होता है। ओके, यानी एक पूरी पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, पेरिटोनियम की झिल्ली होती है जो स्टोमक से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन तक गई हुई होती है। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक। स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर को जोड़ना ट्रांसवर्स कोलोन से। और इसकी टोटल कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, क्लियर। और इसकी इसमें कौन सी आर्टरीज होती है? गैस्ट्रोएपिप्लोइक होती है, राइट एंड लेफ्ट। जबकि हेपेटोगैस्ट्रिक के अंदर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखने को मिलती है, ठीक हो गया, क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंस है। और जो गैस्ट्रो कोलिक लिगामेंट है डोर्सल मेसेंटरी से बनता है, ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट है। गैस्ट्रोसप्लिनिक स्टोमक को सप्लिन से जोड़ता है। इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी देखने को मिलती है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये दोनों कहाँ से आती है? ये दोनों सप्लिनिक आर्टरी से आती है। ओके, और सप्लिनिक आर्टरी कहाँ से आती है? सप्लिनिक आर्टरी एब्डोमिनल अयोर्टा से आती है। और सप्लिनिक आर्टरी सप्लिनो रीनल लिगामेंट में होती है। यानी जो सप्लिनो रीनल लिगामेंट है उसमें सप्लिनिक आर्टरी होती है, और गैस्ट्रो सप्लिनिक लिगामेंट में सप्लिनिक आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। तो जो गैस्ट्रोसप्लिनिक है उसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक होती है। और राइट साइड पर याद करना, ग्रेटर और लेजर सैक को डिफरेंशिएट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? वो हिपैटोगैस्ट्रिक था। लेफ्ट साइड पे आपका गैस्ट्रोसप्लिनिक आ जाता है, और गैस्ट्रोसप्लिनिक ये भी ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट होता है। लेजर ओमेंटम में हिपैटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडुडिनल, जबकि नहीं, लेजर ओमेंटम में हिपैटोगैस्ट्रिक हिपैटोडुडिनल, ग्रेटर ओमेंटम के अंदर गैस्ट्रोकोलिक गैस्ट्रोसप्लिनिक लिगामेंट है। जो सप्लिनो रीनल लिगामेंट है ये सप्लीन को किडनी से जोड़ता है, बस ये रट्टा मार लेना। सप्लिनिक आर्टरी होती है और टेलो पेनक्रियाज होता है। जब भी मैंने कहा था टेलो पेनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है, बाकी पूरा पेनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल है। और ये आपका डोर्सल मेसेंटरी से राइज करता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्लियर। अब हम आ जाती है जीआईटी की एनाटॉमी के बारे में। ओके, थोड़ा सा हिस्टोलॉजी वगैरह ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है। ओके, तो जीआईटी में लेयर्स कौन सी होती है? एमएसएमएस से रट्टा मारना है। सबसे पहले म्यूकोजा आती है, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सिरोजा आ जाती है। तो जीआईटी की 4 लेयर होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा। ये किसी जगह पे एडवेंटिशिया भी होती है। यानी सिरोजा कब लेबल करूंगा? जब वो इंट्रापेरिटोनियल विसरा हो। अगर इंट्रापेरिटोनियल विसरा हो सिरोजा, अगर रेट्रोपेरिटोनियल विसरा हो तो आउटर कवरिंग को एडवेंटिशिया बोलता हूँ, ठीक हो गया। और जो रेट्रोपेरिटोनियल विसरा थे वो कौन कौन से थे? सैड पक्कर्स थे, सैड पक्कर, ठीक हो गया, क्लियर। जो आपका म्यूकोजा होता है इनर मोस्ट लेयर होती है। अब म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है, वो मस्कुलरिस म्यूकोजा देखने को मिलता है। अब जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम ईसोफेगस की कौन सी एपिथेलियम होती है? स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। स्टोमक, इंटेस्टाइन, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पे आपको सिंपल कलमनर एपिथेलियम देखने को मिलती है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम देखने को मिलती है। यानी स्टोमक के अंदर क्या होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी होती है? सिंपल कलमनर है, बस वहां पे विलाई आ जाते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो ये चीज आ जाती है। जो सब जो एपिथेलियम तो हो गया, क्लियर, तो ये चीज आ जाती है। अब जो कहने का मतलब है
एपिथीलियम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं विलाई। और विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ा देना। किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद जो लैमिना प्रोप्रिया होता है, इसमें सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये भी सपोर्टिव होता है। फिर सब म्यूकोजा होता है। सब म्यूकोजा, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। और रट्टा मार लेना, जीआईटी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है वो सब म्यूकोजा होती है। दूसरा, इसमें सब म्यूकोजल प्लेक्सस होता है। दूसरा, इसमें सब म्यूकोजल प्लेक्सस होता है। तीसरा, ये सिक्रीशन करती होती है। तो 3 S रट्टा मार ले रहे हैं। ओके, जो सब म्यूकोजल प्लेक्सस होता है इसको मीजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं। ओके, यानी जो जीआईटी होता है, जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम होता है। जो जीआईटी होता है इसका अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंटेरिक के 2 पार्ट होते हैं। ओके, एक आपका आता है मीजनर, जिसको बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ये आपका सब म्यूकोजा में पड़ा होता है, जिसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन को बढ़ाना और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा आपका होता है और बैक प्लेक्सस, जिसको मायंटेरिक कहते हैं। ये आपका मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर होता है, जिसका मेन फंक्शन है मोटिलिटी को कंट्रोल करना। क्लियर? ठीक हो गया। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में आपका क्या होते हैं? इसमें आपके मायंटेरिक प्लेक्सस होता है, जिसको और बैक कहते हैं, मोटिलिटी को कंट्रोल करता होता है। ठीक हो गया। अब एक चीज रट्टा मार लेनी है, जो अल्सर होते हैं, अल्सर, अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर का मतलब है कि यहाँ पर एपिथीलियम की शेडिंग हो गई है। एपिथीलियम की शेडिंग हो गई है। ओके, एपिथीलियम की लैमिना प्रोप्रिया की शेडिंग हो गई है, लॉस हो गया है, उसको अल्सर कहते हैं। जो अल्सर होता है वो सब म्यूकोजा में और मस्कुलरिस लेयर में भी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो इरोजन्स होती है वो सिर्फ म्यूकोजा के अंदर होती है। तो इरोजन और अल्सर का क्या डिफरेंस होता है? अल्सर जो होता है वो सब म्यूकोजा में एक्सटेंड कर सकता है, जबकि इरोजन सिर्फ म्यूकोजा में देखने को मिलती होती है। क्लियर? एक और चीज रट्टा मार लेना, हमारी बॉडी में जो पेस मेकर होता है वो 3 जगह पे होता है। एक आपका हार्ट में, दूसरा जीआईटी में, तीसरा ब्रेन में। अब जो आपका जीआईटी में जो पेस मेकर सेल होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल। ये पेस मेकर होते हैं। अब ये पेस मेकर होते हैं, इनमें स्लो वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, खुद ब खुद अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देते होते हैं जब इनका थ्रेशोल्ड को रीच हो जाता है। सबसे ज्यादा जो स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो डूडिनम में होती है, तकरीबन 12 होती है। फिर आइलियम में और स्टोमक में रिलेटिवली कम आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज आपको बता दिया है। ओके, सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजल ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। ओके, मीजनर प्लेक्सस देखने को मिलता है। जो आपका मस्कुलरिस लेयर है उसमें लेयर्स कौन कौन सी है? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मायंटेरिक प्लेक्सस आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम डाइजेस्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी इसकी हिस्टोलॉजी वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। ये आपका वीनस ड्रेनेज है, फिर पोर्टोसिस्टामिक एनास्टोमोसिस आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हिस्टोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपने रट्टा मार लेना है कि इसोफेगस के अंदर एपिथीलियम कौन सी होती है। इसोफेगस में जो एपिथीलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम होती है। क्लियर? इसोफेगस में क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम देखने को मिलती है। दूसरा, इसोफेगस में आपने 3 पार्ट करने हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। जो अपर 1/3 है उसमें स्केलेटल मसल होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल होते हैं। मिडल 1/3 में स्केलेटल और स्ट्राइएटेड दोनों होते हैं, और लोअर 1/3 में आपको सिर्फ स्मूथ मसल देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ओके, इसके अलावा हम आगे चलते होते हैं स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या होता है? स्टोमक के अंदर आपको जो एपिथीलियम देखने को मिलती है, सिंपल कलमनर एपिथीलियम देखने को मिलती है। और स्टोमक के अंदर 4 तरह के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, आई थिंक वो तो हिस्टोलॉजी में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वैसे हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो स्टोमक की अगर मैं हिस्टोलॉजी बताऊं, तो स्टोमक के अंदर आपके कहने का मतलब है 4 तरह के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका आता है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स होते हैं स्टोमक के अंदर। नंबर 2 चीफ सेल्स होते हैं। नंबर 3 जी सेल्स होते हैं। नंबर 4 म्यूकोजल सेल्स होते हैं। ये 4 सेल्स होते हैं। जो पेराइटल सेल्स होते हैं ये स्टोमक की बॉडी के अंदर होते हैं। चीफ सेल ये भी बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी ऑफ फंडस वगैरह हम ये लिख सकते हैं। ओके, जो जो आपकी जी सेल होती है ये एंट्रम में पड़े होते हैं। जो म्यूकस सेल है ये भी एंट्रम में पड़े होते हैं। अब पेराइटल सेल का मेन फंक्शन क्या है?
इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना है, HCl प्रोड्यूस करना है, और HCl का फंक्शन क्या है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। दूसरा, पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करवाता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक हो गया। चीफ सेल कहाँ पे पड़े होते हैं? बॉडी में, जिनका मेन फंक्शन है पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करना। जो जी सेल होती है, ये कहाँ पे पड़े होते हैं? ये आपके आपके एंट्रम में पड़े होते हैं, जिनका मेन फंक्शन है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना। जो म्यूकोजल सेल है, एंट्रम पे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका मेन फंक्शन है म्यूकस प्रोड्यूस करना। यानी जो पेराइटल सेल है, बॉडी में और फंडस में पड़े होते हैं, हाइड्रोजन को सिक्रीट करते हैं वाया हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करते होते हैं। जो चीफ सेल है, बॉडी और फंडस में होती है, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करती है। पेप्सिनोजन कब एक्टिव होता है? जब पीएच आपकी 6 से कम हो जाती है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा चीफ सेल लाइपेज भी प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि लिपिड की डाइजेशन कर सकता है। जी सेल एंट्रम पे पड़े होते हैं, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिन के 2 फंक्शन है, बल्कि 3 फंक्शन है। नंबर 1, स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा देना। नंबर 2, स्टोमक का हाइपरप्लेजिया और ग्रोथ करवा देना। नंबर 3, स्टोमक के अंदर प्रोटोन की सिक्रीशन को बढ़ा देना। ठीक हो गया। ओके। और जो म्यूकस वाले है, म्यूकस सेल है, उसने म्यूकस प्रोड्यूस करना है। वो म्यूकस वाले क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा स्टोमक की हिस्टोलॉजी। इसके बाद हम चलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डूडिनम, जूजिनम, आइलियम आ जाता होता है। ओके, एक बात रट्टा मार लेना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? विलाई देखने को मिलते हैं। तो ओके, ये तीनों क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर आपको विलाई देखने को मिलते हैं। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ल्यूमिन के अंदर, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब है एब्जॉर्प्शन आपकी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है। तो आपको इंटेस्टाइन में क्या चीजें देखने को मिलती है? विलाई देखने को मिलती है, लेकिन जो माइक्रो विलाई होती है, वो आपको सिर्फ डूडिनम में देखने को मिलती है, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मार लेना है, वो क्या है? जो डूडिनम होता है, उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ डूडिनम में होते हैं। ये बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सब म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं। याद कर लेना, सब म्यूकोजल ग्लैंड आपको इसोफेगस में देखने को मिलते हैं और डूडिनम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकंस भी होती है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकंस भी होती है, क्रिप्ट्स होती है, क्रिप्ट्स। ओके, क्रिप्ट्स की क्या खास बात है? ओके, लाइक अगर मैं एक छोटी सी एनाटॉमी ड्रा करूं, ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिर इसके बाद जो नीचे वाला डिप आएगा, उसको क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो ये आपका विलाई है, और ये आपका क्रिप्ट है। क्रिप्ट नीचे होती है, विलाई एपिकल होती है। अब क्रिप्ट ऑफ लाइबरकंस के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। जो स्टेम सेल्स होते हैं, डिवाइड करते हैं, ये गोबलेट सेल को या एंटीरोसाइट को रिप्लेस कर जाते होते हैं। क्लियर? तो ये इसकी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया। अब जो एंटीरोसाइट्स कौन से होते हैं? ये आपके सिंपल कलमनर सेल्स होते हैं। सिंपल कलमनर सेल्स होते हैं। सिंपल कलमनर सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होते हैं? विलाई आपको देखने को मिलती है, जो कि एब्जॉर्प्शन वगैरह करते होते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें देखने को मिलती है? क्रिप्स ऑफ लाइबरकैन के अंदर पैनेथ सेल भी, नहीं, क्रिप्स ऑफ लाइबरकैन हो गया। डूडिनम के अंदर आपको पैनेथ सेल भी देखने को मिलते हैं। जो पैनेथ सेल होते हैं, ये करते क्या होते हैं? ये भी वैसे क्रिप्स के अंदर ही पैनेथ सेल पड़े हुए होते हैं। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो GIT के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उड़ा देते हैं। मतलब डिफेंसिन, लाइसोजाइम, TNF अल्फा प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा प्लेकिया सर्कुलारिस, ये आपको डिस्टल डूडिना में देखने को मिलता है, लेकिन जो प्लेकिया सर्कुलारिस होती है, ये आपको जूजिना में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो डूडिनम की क्या खास बात है? डूडिनम में माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। जूजिनम की क्या खास बात है? जूजिनम के अंदर प्लेकिया सर्कुलारिस सबसे बड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं। प्लेकिया सर्कुलारिस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते होते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलते हैं, टालर प्रोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से जो जूजिनम होता है, उसका फीदरी अपीयरेंस होता है। म्यूकोजल प्रोजेक्शन को बोलते हैं प्लेकिया सर्कुलारिस, या वेलव्यूली कोनिवेंटिस भी कहते हैं। आइलियम में क्या खास बात है? आइलियम में पेयर्स पैचेस होते हैं। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? लैमिना प्रोप्रिया के अंदर लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो जाते हैं, सब म्यूकोजा के अंदर भी। इसके अलावा प्लेकिया सर्कुलारिस प्रोक्सिमल आइलियम में होते हैं। डिस्टल डूडिनम, जूजिनम या प्रोक्सिमल आइलियम में होते हैं। रट्टा मार लेना, सबसे ज्यादा जो गोबलेट सेल्स होते हैं और सबसे ज्यादा जो पेयर पैचेस होता है, वो आइलियम में होता है। सबसे ज्यादा प्लेकिया सर्कुलारिस जूजिनम में होते हैं। सबसे ज्यादा ब्रूनर ग्लैंड डूडिनम में होते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।
क्लोन के अंदर क्या खास बात है, क्लोन के अंदर क्रिप्टोफाइबर होता है लेकिन कोई विलाई नहीं देखने को मिलता होता, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोन ने सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। इसके बाद हम जीआईटी के ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं, जीआईटी के ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। जीआईटी के ब्लड सप्लाई वगैरह कवर कर लेते हैं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी हाई यील्ड। अब आपने इसको ध्यान से सुनना है, आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जीआईटी की ब्लड सप्लाई। अब जो जीआईटी की ब्लड सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है? एब्डोमिनल अयोर्टा से आती है। कहाँ से आती है? एब्डोमिनल अयोर्टा से आती है। अब मैं सारी इसकी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ी सी आपको दिमाग में खराबी हो सकती है लेकिन कोशिश करते हैं आपको मिक्सिंग कम से कम हो। तो जो एब्डोमिनल अयोर्टा होता है, ओके, इसने फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के डेरिवेटिव को सप्लाई करना है। फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के डेरिवेटिव को सप्लाई करना है। जो एब्डोमिनल अयोर्टा होता है, इसने टोटल आपकी 5 ब्रांचेस देनी है। ओके, वो कौन कौन सी 5 ब्रांचेस होती है? वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी है? सबसे पहली ब्रांच आती है सिलिक ट्रंक। सबसे पहली है आपका सिलिक ट्रंक। ओके, नंबर 2 सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नंबर 3 इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नंबर 4 आपका रीनल आर्टरी। ओके, ठीक हो गया। नंबर 5 आपका सबसे लास्ट में है कॉमन इलियक आर्टरी। मैंने थोड़ा सा इनकी तरतीब खराब कर दिया या चेंज कर दिया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो इन आर्टरीज के ओरिजिन होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सिलिक ट्रंक होता है वो T12 वर्टिब्रा के लेवल पे राइज करता है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1 के लेवल पे होती है। रीनल आर्टरी L2 के लेवल पे होती है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 के लेवल पे होती है। कॉमन इलियक आर्टरी L4 के लेवल पे होती है। तो ये इसका मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया है। तो जो सिलिक ट्रंक होती है, ओके, सिलिक ट्रंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने फोर गट को सप्लाई करना है। पहली बात है, इसने फोर गट को सप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो जो सिलिक ट्रंक होती है उसने आगे 3 ब्रांचेस देनी है। ओके, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर। नंबर 2 कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और तीसरा आ जाएगा आपका सप्लीनिक आर्टरी। तो इसकी ये 3 मेन ब्रांचेस होती है। क्लियर, ठीक हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी और सप्लीनिक आर्टरी। क्लियर। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये कहाँ पहुंचेगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ पे पहुंचती है? ये पहुंचती है लेजर कर्वेचर पर। लेजर कर्वेचर पे पहुंचेगी। लेजर कर्वेचर पे पहुंचेगी और लेजर कर्वेचर के कौन से पोर्शन को सप्लाई करती है? कार्डिक पोर्शन को सप्लाई करती है। स्टोमक के कार्डिक पोर्शन को सप्लाई करती होती है। क्लियर। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर ग्रेटर कर्वेचर पे कोई अल्सर है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वो ब्लीड करता है कौन सी आर्टरी को इरोड करता है? तो गैस्ट्रिक अल्सर कौन सी आर्टरी को इरोड करता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को इरोड करता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक हो गया। क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आपका कहने का मतलब है जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है उसकी, हम कहने का मतलब है, 2 ब्रांचेस होती है। एक होती है इसोफेजियल ब्रांच। ओके, और दूसरी ब्रांच होती है आपकी, कहने का मतलब है, दूसरी ब्रांच होती है गैस्ट्रिक ब्रांच। आई थिंक हमें इसको एक सेपरेट पेज पे बनाना चाहिए, इसकी सारी एब्डोमिनल वाली को। ओके, तो हम इसके सेपरेट पेज पे बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर बना लेते हैं सारा एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस को। ओके, ठीक हो गया। तो ये आ गया एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा। अब एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस करते हैं। टोटल 5 देती होती है मेन। ओके, सबसे पहला आपका आ जाएगा सिलिक ट्रंक। ओके, सिलिक ट्रंक आ जाएगा सबसे पहले। नंबर 2 आपका आ जाएगा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नंबर 3 इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नंबर 4 आपका आ जाएगा रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी। नंबर 5 आ जाएगा आपका कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, ठीक हो गया। कॉमन इलियक आर्टरी या टर्मिनल टर्मिनल ब्रांचेस होती है। क्लियर। जो आपका सिलिक ट्रंक होता है वो T12 के लेवल पे निकलता है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1 पर, रीनल आर्टरी L2 पर, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 पर, कॉमन हिपैटिक आर्टरी L4 पे आती है। जो सिलिक ट्रंक होता है उसने मेनली फोरगट को सप्लाई करना है। सुपीरियर मेसेंटेरिक ने मिड गट को सप्लाई करना है। इंफीरियर मेसेंटेरिक ने हाइंड गट को सप्लाई करना होता है। ओके, रीनल आर्टरी ने रीनल को और सुप्रा रीनल ग्लैंड को, और कॉमन इलियक आर्टरी ने लोअर लिम्ब को सप्लाई करना होता है। पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना है। फिर हम आ जाते हैं सिलिक ट्रंक पे आ जाते हैं। जो सिलिक ट्रंक होता है, क्लियर, सिलिक ट्रंक पे आ जाते हैं। सिलिक ट्रंक की आगे 3 मेन ब्रांचेस होती है। ओके, क्लियर।
नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। नंबर 2 आपकी आती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। क्लियर, ठीक हो गया। तीसरी आपकी आ जाती है तीसरी कौन सी आ जाती है? तीसरी आ जाती है आपकी सप्लीनिक आर्टरी। ओके, सप्लीनिक आर्टरी आ जाती है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने कहने का मतलब है किन दो जगह को सप्लाई करना है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है। क्लियर, एक होती है इसोफेजियल ब्रांच जिसने इसोफेगस को सप्लाई करना है। दूसरा, इसने स्टोमक के कार्डिक पोर्शन को, जो कि लेजर कर्वेचर पे पड़ा होता है, यानी लेजर कर्वेचर के कार्डिक पोर्शन को सप्लाई करना है, लेजर कर्वेचर के कार्डिक पोर्शन को सप्लाई करना है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इरोड करती है गैस्ट्रिक अल्सर में। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का इन्वॉल्व करता है। तो ये आर्टरी तो होगी खत्म। इसके बाद चलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है, ओके, इसकी दो ब्रांचेस होती है, इसको हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, क्लियर। एक आपकी होती है गैस्ट्रोडुडिनल। ओके, गैस्ट्रोडुडिनल। जब गैस्ट्रोडुडिनल दे देती है, जो बाकी आर्टरी बच जाती है उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, या उसको प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर या प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं। जो आपका आता है गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी। जो गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी होती है, ये डुडिनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे पड़ी होती है। इसका मतलब है अगर पेशेंट को डुडिनल अल्सर होगा, वो कौन सी आर्टरी को इरोड करेगा? वो आपकी गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी को डैमेज कर देगा। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, जो गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी होती है उसकी कहने का मतलब है उसकी दो ब्रांचेस होती है। क्लियर, एक आपका आ जाएगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ओके, दूसरा आ जाएगा सुपीरियर पेनक्राटिको डूडिनल आर्टरी, सुपीरियर पेनक्राटिको डूडिनल आर्टरी। ओके, तो ये दो इसकी मेन ब्रांचेस होती है गैस्ट्रोडुडिनल की, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और सुपीरियर पेनक्राटिको डूडिनल। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होती है, ये कहाँ पे जाती है? ये ग्रेटर कर्वेचर पे जाती है, ग्रेटर कर्वेचर पे जाती है। ग्रेटर कर्वेचर पर याद करना दो आर्टरीज आएगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। वो जो लेजर कर्वेचर है उस पर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है। ठीक हो गया, तो ये गैस्ट्रिक कर्वेचर पे आती है। जो सुपीरियर पेनक्राटिक और डूडिनल है, इसने किसको सप्लाई करना है? इसने हेडो पेनक्रियास को सप्लाई करना है। ओके, इसका मतलब है जो पेनक्रियास के जो बाकी पार्ट है वो किसी और आर्टरी से नर्वेट होते हैं। जो हेड ऑफ पेनक्रियास होता है वो सुपीरियर पेनक्राटिक और डुडिनल आर्टरी से आता होता है। क्लियर, इसके बाद आता है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर होता है, ओके, अब इसकी कहने का मतलब है कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। क्लियर, तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है? सबसे पहले एक मेन ब्रांच देती है, बल्कि ब्रांच देती है, वो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, और जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर होती है वो सबसे पहले क्या देती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है लेजर कर्वेचर पर, लेजर कर्वेचर पे। और लेजर कर्वेचर के फंडल पोर्शन को सप्लाई करती है। बाकी जो पार्ट बच जाता है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर का, वो पोर्टल ट्रैक में पास करता है, पोर्टल ट्राइएट के अंदर जाता है। पोर्टल ट्राइएट में जाने के बाद, यानी पोर्टल ट्राइएट किसके अंदर होता है? हिपैटोडुडिनल लिगामेंट के अंदर। फिर ये कहाँ जाती है? ये जाती है पोर्टा हिपैटिस के पास, पोर्टा हिपैटिस के पास। पोर्टा हिपैटिस लीवर का हाइलम होता है, वहां पे ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी बना लेती है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी बना देती है, जो कि लीवर के पार्टिकुलर लोब को सप्लाई करती है। जो राइट हेपेटिक आर्टरी होती है, ये एक और आर्टरी भी देती है, वो होती है सिस्टिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? सिस्टिक आर्टरी। और सिस्टिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? गाल ब्लेडर को सप्लाई करती है, गाल ब्लेडर को सप्लाई करती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। जो गोल दायरे है वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एंड आर्टीरियल सप्लाई को। क्लियर, तो ये स्टोमक आ गया, ये कार्डिया आ गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। सही हो गया। तो ये हमारा हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सप्लीनिक आर्टरी पे चलते हैं। जो सप्लीनिक आर्टरी होती है, क्लियर, सप्लीनिक आर्टरी ये कहने का मतलब है स्टोमक के पीछे जा रही होती है। यानी सप्लीनिक आर्टरी की क्या खास बात होती है? सप्लीनिक आर्टरी ये आपका स्टोमक का बेड बनाती है, स्टोमक के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई होती है। क्लियर, जो सप्लीनिक आर्टरी होती है चूंकि स्टोमक में पीछे पड़ी हुई है, तो अगर स्टोमक का पोस्टीरियर वाल का अल्सर है, स्टोमक का
पोस्टीरियर वाल का अल्सर है, ओके, पोस्टीरियर अल्सर है स्टोमक का, तो कौन सी आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा? वो स्प्लेनिक आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, स्प्लेनिक आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया, क्लियर। अब जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है, क्लियर, रिट्रोपेरिटोनियल होती है, फिर कौन से लिगामेंट में एंटर होती है? ये कौन से लिगामेंट में एंटर होती है? स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में एंटर होती है, स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में एंटर होती है। जब स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में एंटर होती है, फिर इसकी ब्रांचेस क्या क्या होती है? क्लियर, ठीक हो गया। अब हम इसकी ब्रांचेस वगैरह को पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो ब्रांचेस होती है, लाइक सबसे पहले क्या देगी? ओके, सबसे पहले ये स्प्लीनिक ब्रांचेस देगी जो स्प्लीन को सप्लाई करती है। नंबर 2, ये नेक, बॉडी और टेल ऑफ पेनक्रियास इसको सप्लाई करती है। नेक, बॉडी और टेल ऑफ पेनक्रियास इसको सप्लाई करती है। नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक। जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है, क्लियर, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, ये किसको सप्लाई करती है? जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है, ये कहाँ पे जाएगी? ग्रेटर कर्वेचर पे जाएगी। याद करना, ग्रेटर कर्वेचर पे राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक भी आती है। ठीक हो गया। और लास्ट में आपका आ जाएगा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहने का मतलब है ये क्या करती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये आपके कहाँ पे जाती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फंडस को सप्लाई करती है। ओके, फंडस को सप्लाई करती है। तो ये हो गया सिलिक ट्रंक के बारे में। ओके, अब बारी है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ओके, पहले मैं इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को मैं समराइज कर देता हूँ इधर आके। जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है, इसने किस किस को सप्लाई करना है? हाइंड गट को सप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो इसकी 3 मेन ब्रांचेस होती है। एक होती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, नाम से लग रहा है इसने किसको सप्लाई करना होगा? इसने डिसेंडिंग क्लोन को सप्लाई करना है, डिसेंडिंग क्लोन को सप्लाई करना है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, और कौन सी होती है? सिग्मोइड आर्टरी। सिग्मोइड आर्टरी, एज द नेम शो दिस सप्लाई सिग्मोइड क्लोन। ओके, तो ये किसको सप्लाई करती है? सिग्मोइड क्लोन को सप्लाई करती है। लास्ट है आपका सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, ये रेक्टम को सप्लाई करती है। ओके, और इनल किनाल के प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई करती है, जो कि डेंटेट लाइन से ऊपर पड़ा हुआ होता है। ओके, क्लियर। तो ये आपकी आ जाती है इसकी। इसके बाद लास्ट है आपकी मिड गट वाली। अब मिड गट वाली थोड़ी सी मुश्किल है, कहीं मिक्स ना हो जाए कहीं। ओके, कोशिश करेगी मिक्स ना हो जाए। क्लियर। तो अब जो मिड गट वाली है, उसको थोड़ा सा हम तंग तंग करके लिखते हैं। सबसे पहले आती है मिड गट वाली में, वो आती है इंफीरियर पेनक्रियाटिक डूडिनल। इंफीरियर पेनक्रियाटिक डूडिनल। ओके, इंफीरियर पेनक्रियाटिक डूडिनल। जो इंफीरियर पेनक्रियाटिक डूडिनल होती है, इसने किसको सप्लाई करना है? इसने किसको सप्लाई करना होता है? डूडिनम के पार्ट्स को सप्लाई करना है। ओके, डूडिनम को और पेनक्रियास को सप्लाई करना है, खासतौर पर डूडिनम के थर्ड और फोर्थ पार्ट को सप्लाई करना है। इसके अलावा जूजिनल और आइलियल ब्रांचेस है, जूजिनल एंड आइलियल ब्रांचेस है, इसने किसको सप्लाई करना है? जूजिनम को और आइलियम को सप्लाई करना है, जूजिनम को और आइलियम को सप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। अब इलियोकोलिक की बहुत सारी कहने का मतलब है ब्रांचेस देखने को मिलती है, लेकिन मैं जस्ट में समराइज कर देता हूँ। इलियोकोलिक ने बस 2 एरिया को सप्लाई करना है, एक सीकम को, आइलियम को, और इसके अलावा अपेंडिक्स को। यानी अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली अपेंडिकुलर आर्टरी वो भी यहीं से आती है। क्लियर। इसके अलावा मिड गट से कौन सी आर्टरीज आती है? मिड गट से आपका कहने का मतलब है राइट कोलिक आर्टरी आती है, राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी है। इसके अलावा और आपका आ जाएगा मिडल कोलिक आर्टरी है, मिडल कोलिक आर्टरी है। जो राइट कोलिक आर्टरी होती है, उसने सेंडिंग कोलोन को सप्लाई करना है। और जो आपका मिडल कोलिक आर्टरी होती है, ओके, क्लियर। ये मैं रेस कर देता हूँ, मिस्टेक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। राइट कोलिक आर्टरी, इसने असेंडिंग कोलोन को सप्लाई करना है। क्लियर, असेंडिंग कोलोन को। और मिडल कोलिक ने किसको सप्लाई करना है? ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करना है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमने सारी पूरी ब्लड सप्लाई कर ली है जीआईटी की। ठीक हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो सिलिक ट्रंक है, सिलिक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है। क्लियर, ठीक हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से
मजीद कुछ नहीं निकलता। कॉमन हिपैटिक आर्टरी से गैस्ट्रोडुडेनल आ जाती है, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर आ जाती है। गैस्ट्रोडुडेनल की दो ब्रांचेस होती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक और सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुडेनल। ओके, ठीक हो गया। जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, पोर्टल ट्रैक, उसमें राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, राइट से सिस्टिक आर्टरी निकलती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपका मिड गट है उसमें से आपकी कौन कौन से निकलती है, इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुडेनल, जूजिनल, आइलियल, इलियोकोलिक, राइट कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी। सही हो गया। तो ये बेसिक आ जाएगा। सप्लीनिक से सप्लीनिक है, ओके, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है और शॉर्ट गैस्ट्रिक है। जबकि इंफीरियर मेजेंटेरिक वाली से लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइड आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये पूरा हमने ब्लड सप्लाई कवर कर लिया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। फोरगट ने सिलिक को सप्लाई करना होता है। फोरगट के लिए वेगस होती है, वर्टिब्रा T12 के लेवल पर राइज करती है। फोरगट ने आपका फेरिंग्स को, लोअर इसोफेगस को। अब फेरिंग्स में जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस होती है, लोअर इसोफेगस में सिलिक आर्टरी में आ जाती है। ठीक हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर फोरगट के सारे ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक हो गया। बाकी सिलिक ट्रंक की ब्रांचेस है, ये भी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके अंदर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। बाकी ये वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज है, इसको छोड़ देते हैं वीनस ड्रेनेज को। सही हो गया। ये आर्टीरियल ड्रेनेज है। ओके, अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं इस चीज को। तो एब्डोमिनल अयोटा, ओके, जो एब्डोमिनल अयोटा से आर्टरीज जीआईटी को सप्लाई करती है वो सिंगल होती है और वो एंटीरियरली ब्रांच करती है। यानी एब्डोमिनल अयोटा ने जीआईटी को और नॉन जीआईटी को सप्लाई करना है। जो जीआईटी को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वो सिंगल होती है और वो, कहने का मतलब है, एंटीरियरली ब्रांच करती है। जो नॉन जीआईटी को सप्लाई करती है, लाइक किडनी वाला, सुपररीनल ग्लैंड, वो पेयर्ड होती है और वो लैटरली ब्रांच होती है। अब याद करना, क्लोन के दो पार्ट्स है जिनकी डुअल ब्लड सप्लाई है। डुअल ब्लड सप्लाई हमेशा डिस्टल आर्टरी से आती है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वाटरशेड एरिया। और वाटरशेड एरिया की क्या खास बात है कि वाटरशेड एरिया में दो ब्रांचेस आ रही है लेकिन दोनों ही डिस्टल है, दूर दराज वाली आर्टरी है, तो इसमें स्कीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर वन, जो ट्रांसवर्स क्लोन का लेफ्ट वर्ड पार्ट है, सप्लीनिक फ्लैक्चर, वहां पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का जंक्शन हो रहा है। नंबर टू, ओके, स्क्रीन थोड़ी गायब होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेट क्रैकर सिंड्रोम के बारे में। तो नेट क्रैकर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? नेट क्रैकर सिंड्रोम का मतलब है कि जो लेफ्ट रीनल वेन है, लेफ्ट रीनल वेन है उसकी कंप्रेशन होना सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के दरमियान, मेजेंटेरिक आर्टरी है। ठीक हो गया। दिस इज आ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है और ये आपका एब्डोमिनल एओर्टा है। इसके दरमियान में दो स्ट्रक्चर पास करते हैं। ओके, एक आपका आता है लेफ्ट रीनल वेन, क्योंकि राइट साइड की जो वेन होती है ना, रीनल वेन, वो तो इंफीरियर वेना कैवा में खत्म हो जाती है, लेफ्ट वाली को क्रॉस करना पड़ता है। ये लेफ्ट रीनल वेन है। और दूसरा डूडीनम है। डूडीनम का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। यानी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और अयोटा, इसके दरमियान में लेफ्ट रीनल वेन और डूडीनम का थर्ड पार्ट जा रहा है। ओके, अगर लेफ्ट रीनल वेन की कंप्रेशन होती है तो उसको बोलते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, ग्रॉस हीमाचूरिया होगा। क्यों? क्योंकि जब रीनल वेन ओक्लूड होती है, सारा बैक फ्लो होता है,
किडनी में जाना शुरू कर देगा। किडनी में जो छोटी छोटी वेरिकोसिटीज है, कैलेसिस है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिटी भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, ओके, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, वो उसने कहाँ खत्म होना है? लेफ्ट साइड की रीनल वेन में जाना होता है। अगर लेफ्ट रीनल वेन की कंप्रेशन है तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन की कंजेशन हो जाती है, लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होता है। इसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम है। इसके अंदर इंटरमिटेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी अगर डुodenum का थर्ड पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, आपने रोटी खाई है, डुodenum डिस्टेंड हो गया है, लेकिन अगर वो कंप्रेस हो गया तो उसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक सिंड्रोम। तो ये थर्ड पार्ट को कंप्रेस करता होता है। ओके, ये किन में देखने को मिलता है? वो लोग जिसमें मेसेंटेरिक फैट डिमिनिश हो गया है, फॉर एग्जांपल रैपिड वेट लॉस हुआ है, लो बॉडी वेट है, मैल न्यूट्रिशन है, या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, आर्टीरियल सप्लाई मैंने ऑलरेडी समराइज कर दी है। इसके बाद हमारा पोर्टोसिस्टेमिक शंट है। पोर्टोसिस्टेमिक शंट, पोर्टोसिस्टेमिक शंट का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में जो वेन्स होती है, जीआईटी की जो वेन्स होती है, कुछ सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, कुछ पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है। मतलब जीआईटी का ब्लड पोर्टल वेन में भी जाता है और कुछ जगह पे सिस्टमिक वेन में भी जाता है, और वहां पर इन दोनों के दरमियान में आपको नास्टोमोसिस देखने को मिलती है। दीज आर कॉल्ड पोर्टोसिस्टेमिक नास्टोमोसिस। अब पोर्टोसिस्टेमिक नास्टोमोसिस कब इंपॉर्टेंट होती है? ओके, सपोज एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस हो गया है, ओके, लीवर फेल हो गया है। जब सिरोसिस होती है तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो जो पोर्टल वेन है, ओके, उसका ब्लड किसके साथ अनास्टोमोस करना शुरू कर जाता है? सिस्टमिक के साथ अनास्टोमोस करना शुरू कर देता है। तो पोर्टोसिस्टेमिक शंट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिस्टमिक शंट फट जाए तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पोर्टोसिस्टेमिक शंट आपको इसोफेगस में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। मतलब अगर पेशेंट को सिरोसिस हो तो उसकी वजह से क्या होगा? पोर्टोसिस्टेमिक शंट इसोफेगस में बनेगा। अब इसोफेगस में पढ़ लेते हैं। इसोफेगस में होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, जो कि पोर्टल वेन का पार्ट होती है, और सिस्टेमिक वेन कौन सी है? इसोफेगियल वेन है, जो कि एजाइगस में जाती होती है। ठीक हो गया। क्लियर? तो इसोफेगस में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल का पार्ट है और सिस्टमिक का इसोफेजियल वेन है। ये दोनों अगर आपस में नास्टोमोस करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इसोफेजियल वायरसिस हो जाती है, और इसोफेजियल वायरसिस जब ब्लीड करती है तो उसकी वजह से अपर जीआई ब्लीड आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आ गया इसोफेजियल वायरसिस। दूसरा पोर्टोसिस्टेमिक शंट आपको अम्ब्लाइकस में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अम्ब्लाइकस में जो पैराम्ब्लाइकल वेन है पोर्टल वेन में जाती है, और सिस्टमिक वेन में स्मॉल एपिगैस्ट्रिक वेन है, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे होती है। ओके, ठीक हो गया। तो पैराम्ब्लाइकल वेन है जो कि पोर्टल वेन में जाती है, ओके, और एपिगैस्ट्रिक वेन जो कि सिस्टमिक में जाती है। जब इन दोनों का नास्टोमोसिस हो जाए तो क्या होगा? अम्ब्लाइकस की वेन डिस्टेंड हो जाती है, जिसको बोलते हैं कैपेट मेडोसी। कैपेट मेडोसी ऐसे होता है अम्ब्लाइकस के अराउंड, जैसे कुछ सांप वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद रेक्टम वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। रेक्टम के अंदर आपको क्या मिलता है? रेक्टम के अंदर जो मिडल रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल इंफीरियर रेक्टल वेन। जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है उसने इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाना है, जो कि पोर्टल वेन में होती है, और मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट होती है। जब ये डिस्टेंशन होती है तो आपको वेरिस देखने को मिलती है रेक्टम में, जो कि पाइल्स करवा देती है, हेमोरॉइड्स करा देती होती है। ठीक हो गया। तो इसका मिमोनिक है वेरिसिस ऑफ गट बट कैपेट मेडोसी। ये आपको पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन में आपने क्या करना है? पोर्टल हाइपरटेंशन में आपने करना क्या है? ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन में आपने ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग करनी है। ओके, तो इसमें आपने करना क्या है? पोर्टोसिस यानी आपने पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन में आपने क्या करना है? ब्लड को आपने कहाँ पे डाइवर्ट करना है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालने के लिए आप क्या करोगे? आप हिपैटिक वेन और पोर्टल वेन को आपस में जोड़ दोगे थ्रू द इंटरनल जुगुलर वेन। तो होगा क्या? हम इंटरनल जुगुलर वेन के जरिए हम जाएंगे राइट हार्ट में, राइट हार्ट से होते हुए हम जाएंगे इंफीरियर वेना कैवा में, इंफीरियर वेना कैवा से होते हुए हेपेटिक वेन में जाएंगे, और हेपेटिक वेन को जोड़ देंगे पोर्टल वेन से। इससे ये होगा क्या? पोर्टल वेन का सारा ब्लड हेपेटिक वेन में जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। जिससे पोर्टल प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ट्रांस
जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये हेपेटिक एनसेफलोपैथी करा देती है, बिकॉज इस शंटिंग की वजह से क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, वो सर्कुलेशन के अंदर घूमता फिरता रहेगा। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एनाटॉमी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये एनाटॉमी वाला पार्ट था। इसके अलावा लीवर का आर्किटेक्चर है, ओके, और बिलियरी स्ट्रक्चर्स है, उनको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे।